एपिसोड की शुरुआत में हमारी मेन कैरेक्टर घर लौटते हुए खुशी खुशी कहती है, माँ मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। इसी खुशी में वो अपनी कमाई के पैसों से कुछ फल खरीद लाई होती है और बताती है कि ये बहुत टेस्टी हैं। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? आजकल ऐसा कौन है जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती? हमारी बगल वाली लड़की को तो उसकी कंपनी से बोनस भी मिला है और मुझे लगता है तुमने ये फल लोटस स्टोर से भी नहीं खरीदे होंगे। तुम्हें तो ये भी नहीं समझ आता कि तुम्हारा भाई लोटस स्टोर के अलावा कहीं और की चीजें नहीं खाता। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर सिर झुका लेती है और सॉरी कहती है। उसी वक्त उसके दोनों भाई आ जाते हैं और कहते हैं, मॉम हम रेडी हैं, चलिए। ये देखकर उसकी माँ कहती है, मेरे दोनों लड़कों को देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं। ये कहकर वे कहीं जाने लगते हैं। तब हमारी मेन कैरेक्टर पूछती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? उसकी माँ जवाब देती है, तुम्हारे भाई ने प्रेशियस यूनिवर्सिटी पास कर ली है, इसी खुशी में मैं इन्हें नानी के घर ले जा रही हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं है तो तुम जा सकती हो, अपने फलों की टोकरी भी साथ ले जाना। ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि ये उसके लिए कुछ नया नहीं है, बचपन से उसके साथ ऐसा ही होता आया है। इसके बाद मेन कैरेक्टर अपनी कमरे में लौट आती है और हाँ, वो अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि एक किराए के रूम में रहती है। कमरे में आते ही वो शावर लेती है और फिर बिस्तर पर लेट जाती है। उसी वक्त उसे याद आता है कि वो एक नॉवेल पढ़ रही थी जिसमें एक अडॉप्टेड बेटी और उसके लविंग फादर की कहानी। ये पढ़कर वो सोचती है कि उस मानवा की हीरोइन को सब लोग कितना प्यार करते हैं और दूसरी तरफ मुझे पता नहीं क्यों सब लोग ऐसे ही नफरत करते हैं। काश एक ऐसी दुनिया होती जहाँ सब लोग मुझे भी उसी हीरोइन की तरह प्यार करते। ये सोचते सोचते वो वहीं सो जाती है, लेकिन उसकी कही हुई बात गूंजती रहती है, काश एक ऐसी दुनिया होती जहाँ सब लोग मुझे ऐसे प्यार करते। अगले ही पल जब वो आंखें खोलती है तो वो खुद को एक बच्ची के शरीर में पाती है और आसपास के सारे स्ट्रक्चर और तस्वीरें देखकर उसे याद आता है कि ये सब तो उसी मानवा की दुनिया है जिसे वो पढ़ रही थी। बाहर आकर वो कंफर्म कर लेती है कि हाँ, वो सच में उसी मानवा के अंदर फंस गई है। हमारी मेन कैरेक्टर कहानी के बारे में बताती है कि ये एटम फैमिली है, जिसे ड्रैगन फैमिली भी कहा जाता है। कई जनरेशन पहले इस फैमिली का ड्रैगन से रिश्ता जुड़ा था, जिसकी वजह से इन्होंने ड्रैगन ब्लड पिया था। इसी कारण इस फैमिली के लोगों में नॉर्मल इंसानों से ज्यादा ताकत और ज्यादा मना होती है। लेकिन हर चीज का एक डार्क साइड होता है, इसका भी एक नुकसान है। कभी कभी इनका मना कंट्रोल से बाहर हो जाता है और तब ये अपने पराये में फर्क नहीं करते, सामने जो आए उसे मार देते हैं। मगर इस मानवा की मेन हीरोइन के पास प्योरीफाई मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो इस फैमिली के गुस्से को शांत कर पाती है। ये सोचकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत खुश हो जाती है कि वो सच में इस मानवा के अंदर है और अब वो अपने पिंक हेयर के साथ इस पिंक लाइफ को एंजॉय करेगी। तभी वो रुककर सोचती है, एक मिनट, मेरे बाल तो पिंक हैं, लेकिन मेन हीरोइन के तो काले बाल थे, तो फिर मैं किसके शरीर में आ गई हूँ? उसी वक्त उसे याद आता है कि इस लड़की का नाम एलियन है और ये इस फैमिली की नाजायज बेटी है। शुरुआत में सब लोग इसे एक लकी चाइल्ड मानते थे, लेकिन जब ये करीब 5 साल की हुई, न्यू ईयर पार्टी के दौरान एक हादसे की वजह से फैमिली वर्च पर सवाल उठे और एलियन को बचपन में ही फैमिली से निकाल दिया गया। ये सोचकर हमारी मेन कैरेक्टर चॉकलेट मिल्क पीते हुए सोचती है कि एलियन की लाइफ बहुत खराब थी, लेकिन मैं एलियन बनकर क्यों पैदा हुई? तभी एक मेड भागती हुई आती है और कहती है, मिस एलियन ये अभी मत पीजिए। लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर पी चुकी होती है और उसे हल्का झटका भी लगता है। ये देखकर मेड कहती है, मिस आप ठीक हैं? लगता है ये अभी भी गर्म है। वो प्यार से कहती है, इसे ठंडा होने दीजिए, फिर बिस्किट के साथ पीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। हमारी मेन कैरेक्टर जवाब देती है, माइला ये थोड़ा हॉट है लेकिन बहुत टेस्टी है। ये सुनकर माइला कहती है, आपको अच्छा लगा ना, इसे चॉकलेट मिल्क कहते हैं, मुझे ये बाहर से लाना पड़ा क्योंकि यहाँ ज्यादा मिलता नहीं है। हमारी मेन कैरेक्टर इस मेड के बारे में बताती है कि इसका नाम माइला है और ये एलियन की पर्सनल मेड है, यही इसकी देखभाल करती है और इसकी वजह से वो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान पाई है। माइला उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह। फिर हमारी मेन कैरेक्टर हॉट चॉकलेट पीते हुए पूछती है, माइला इतनी तैयारी किस बात की है? क्या कल कोई स्पेशल डे है? ये सुनकर माइला कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं, कल न्यू ईयर है और हम न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। और ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से हॉट कॉफी बाहर निकल जाती है। ये देखकर मायरा घबरा कर कहती है, मिस आपको क्या हो गया? लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर एरियन अपने मन में सोच रही होती है कि तो क्या कल ही वो दिन है जिस दिन मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। ये सोचकर वो उठकर भागने लगती है और कहती है, मायरा मेरी बची हुई हॉट चॉकलेट मेरे कमरे तक पहुंचा देना, मैं बाद में पी लूंगी। ये कहकर एरियन लाइब्रेरी की तरफ दौड़ने लगती है और सोचती है कि मुझे एक नया घर ढूंढना होगा, इसके लिए मुझे लाइब्रेरी जाना होगा ताकि मैं उस ऑर्फनेज के बारे में पता कर सकूं। मुझे अभी भी याद है कि इस दुनिया में एक ऑर्फनेज है जिसे एक रिटायर्ड हीरो चलाता है, लेकिन मुझे उसका नाम याद क्यों नहीं आ रहा। ये सोचते हुए हमारी मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी का दरवाजा खोलती है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके बाल काले हैं और आंखें सुनहरी हैं। उसे देखते ही एरियन को याद आता है कि इसका नाम आर्नो एटम है और ये इस स्टोरी का मेन हीरो है। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है और क्या मैं सच में इसे अपने सामने देख रही हूँ? ये सच में बहुत हैंडसम है। उसी वक्त वो आदमी भी उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हें पता है डिवाइन मैजिक की बुक कहाँ मिलेगी? लेकिन
एरियन मेन हीरो को देखकर अभी भी वहीं जमी रहती है। ये देखकर आर्नो भी मुंह घुमा लेता है, जिससे एरियन अपने होश में आती है और खुद से कहती है कि इसके हैंडसम चेहरे को देखकर सपना देखना बंद करो। फिर एरियन आर्नो से कहती है, मुझे लगता है डिवाइन बुक उस दूसरे सेक्शन के पहले बुक शेल्फ में होगी। ये सुनकर आर्नो कुछ नहीं कहता। ये देखकर एरियन गुस्से में वहां से हट जाती है और सोचती है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मैंने इसे देखा ही नहीं। इसके बाद एरियन उस ऑर्फनेज के बारे में ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद उसे मिल भी जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आर्नो उसके पास ही बैठा होता है, जिसे एरियन महसूस नहीं कर पाती जब तक आर्नो बोलता है, तुम हो क्या? तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ पता है? ये सुनकर एरियन डर जाती है कि ये यहाँ कहाँ से आ गया। उसी वक्त आर्नो फिर पूछता है, तुम क्या पढ़ रही हो? एरियन सोचती है कि वैसे भी कल ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन आज मैं पकड़ी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे पढ़ना पसंद है, इसलिए बस पढ़ रही थी। ये सुनकर आर्नो सिर्फ ठीक है कहता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर एरियन थोड़ा शांत होती है। उसी वक्त एरियन के हाथ से एक बुक नीचे गिर जाती है और एरियन पूरी तरह गायब हो जाती है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर बताती है कि एरियन को घर से निकालने की असली वजह यही थी कि वो असल में एक ड्रैगन है। न्यू ईयर के समय वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और सबके सामने ड्रैगन बन गई थी। इसी वजह से उसके ओरिजिन पर सवाल उठे और उसे घर से निकाल दिया गया। ये सोचते हुए वो अपने कपड़े खींचकर कहीं छुपने के लिए ले जा रही होती है और सोचती है कि मैं अभी इंसान कैसे बनूं। उसी वक्त उसकी नजर एक रिंग पर पड़ती है, जिसे वो उठाकर देखती है और सोचती है कि ये देखने में बहुत महंगी लगती है और कुछ जानी पहचानी भी। तभी उसे याद आता है कि ये तो आर्नो की रिंग है। उसी पल आर्नो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और नोटिस करता है कि एरियन अपने कपड़ों के अंदर अजीब तरह से छुपी हुई बैठी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये देखकर आर्नो भी नीचे झुकता है और धीरे से कपड़ा उठाकर कहता है, तुम ये किस तरह का गेम खेल रही हो? ये सुनकर एरियन कहती है, मुझे ये पड़ा हुआ मिला था इसलिए मैं इसे उठा रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एरियन पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन सही समय पर वो अपने कपड़ों के अंदर छुप गई और इंसान के रूप में बदल गई। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां आर्नो कहता है, क्या तुम मेरी रिंग की बात कर रही हो? ये सुनकर एरियन कहती है, हाँ, मुझे ये बुक शेल्फ के अंदर से मिली थी, मैंने इसे साफ भी कर दिया है। ये देखकर आर्नो कहता है, हाँ, तुमने इसे बहुत अच्छे से साफ किया है, मैं जल्दी वापस आ गया क्योंकि ये रिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने इसे संभाल कर रखा, इसके लिए थैंक यू। ये कहकर वो उसके सिर पर हाथ फेरता है, मगर एरियन मन ही मन सोचती है, मुझे जल्दी से इसे रिंग देकर अपने कमरे में जाना होगा। जितना मुझे पता है इस आदमी को किसी का टच पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ये बिना छुए देना होगा। इसलिए एरियन ऊपर से रिंग पकड़ाकर दे देती है। आर्नो रिंग लेकर उसे देखता ही रहता है। ये देखकर एरियन कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, और ये कहकर भागते हुए वहां से निकल जाती है। पीछे से आर्नो खड़ा होकर बहुत ही ईविल तरीके से हंसते हुए कहता है, मुझे मिल गया। इसके बाद अगले दिन हमें सीधा बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एरियन ये सब देखकर सोचती है कि देश के सभी नोबल फैमिलीज बैंक्वेट में आए हैं। इसी बैंक्वेट में असली एरियन ड्रैगन में बदल गई थी और ये उसके लिए सबसे डरावना पल होगा। जो भी हो, मैंने उस ऑर्फनेज का पता लगा लिया है कि वो कहाँ है। रात भर जागकर मैंने मैंशन की कीमती चीजें इकट्ठा की हैं ताकि बाद में बेचकर कुछ पैसे मिल सकें। मैं सच में बहुत स्मार्ट हूँ, जो पैसे मुझे मिलेंगे उनसे मैं सीधे ऑर्फनेज चली जाऊंगी। उसी वक्त सैनिक या जो भी कहो ये कहते हैं, हमारे सामने एमपीएस से जुड़ी टम फैमिली की 12वीं जनरेशन के ड्रैगन मिरॉल एटम पधारते हैं। उनके आते ही माहौल बदल जाता है। मिरॉल एटम बहुत ही कूल अंदाज में आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इस न्यू ईयर की गैदरिंग शुरू की जाए। हमें बताया जाता है कि मिरॉल एटम इस 12वीं जनरेशन की टम फैमिली के हेड हैं। आर्नो मिरॉल एटम का पहला बेटा है और ये दोनों भी उसी ड्यूक के बेटे हैं। ये चारों इस जनरेशन की एटम फैमिली हैं जिनके अंदर ड्रैगन ब्लड बहता है। ये सब हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रही होती है कि ये सच में बहुत ही पावरफुल फैमिली है। इनके आते ही पूरा बैंक्वेट हॉल शांत हो जाता है। उसी वक्त आर्नो एरियन की तरफ देखकर हाथ हिलाता है। ये देखकर एरियन थोड़ा डर जाती है, लेकिन आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। क्या तुमने देखा आर्नो उस छोटी बच्ची को हाई कह रहा है? एरियन नहीं चाहती कि ज्यादा अटेंशन उस पर आए, इसलिए वो भी हल्के से हाथ हिलाकर हाई कर देती है। ये देखकर आर्नो को एरियन बहुत क्यूट और प्यारी लगती है। तभी बटलर कहता है, ड्यूक, क्या मैं पहला ऑर्डर बुला सकता हूँ? ये सुनकर ड्यूक कहता है, हाँ, जल्दी शुरू करो। बटलर आगे कहता है, सबसे पहले हैन प्लीज सामने आ जाइए। वो आदमी आगे आकर कहता है कि इस साल वो एक नए पौधे पर रिसर्च करना चाहता है। ये सुनकर एरियन सोचती है कि न्यू ईयर के समय टम फैमिली इकट्ठा होकर लोगों के एनुअल प्लान सुनती है। वो आदमी बताता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में एक नया पौधा खोजा गया है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है और जो दिमाग और मन को शांत रखता है। लेकिन उसी वक्त ड्यूक उसे रोक देता है और कहता है, रुको, क्या तुमने पुराने रिसर्च मटेरियल पढ़े हैं? ये सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ, मैंने पढ़े हैं, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ड्यूक गुस्से में कहता है, इस पौधे की खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। क्या तुम्हारे सिर पर भी फूल खिला है? तुम इन चीजों के बारे में जानोगे भी कैसे जब तुम अपने सारे पैसे महंगे बार में उड़ा देते हो? मुझे ये भी पता है कि तुम स्टोर में लड़कियों को परेशान करते हो और अपने फैमिली नाम का इस्तेमाल करके कई ऑर्डर लेते हो, जबकि अभी भी कर्ज में डूबे हो। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं, ये सब झूठ है। ड्यूक जवाब देता है, अगर झूठ है तो सच बताओ। वो आदमी हकलाने लगता है और कुछ भी साफ नहीं कह पाता। ये देखकर ड्यूक कहता है, तुम जैसे लोग रॉयल फैमिली का नाम खराब करते हैं, तुम्हें तो जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनते ही वो आदमी डरकर घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। ये देखकर एरियन सोचती है कि टम फैमिली की गैदरिंग में लोगों का डार्क पास्ट भी सबके सामने आ जाता है। इसके बाद एक लड़के की बारी आती है, लेकिन ड्यूक उसका
उसका आइडिया भी सख्ती से रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर इरियन की बारी आती है। बटलर कहता है नेक्स्ट, आगे आ जाइए। ये सब देखकर इरियन बहुत डर जाती है और सोचती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है। उसे देखकर ड्यूक कहता है ये छोटी सी फूल जैसी लड़की कौन है? वहीं रेड हेयर वाला लड़का कहता है ये तो बहुत छोटी है, क्या ये सच में बच्ची है? उसी वक्त आर्नो ड्यूक से कहता है कि आपको इसे इसके नाम से बुलाना चाहिए। ये सुनकर ड्यूक कहता है तो बताओ इरियन, तुम्हारा न्यू ईयर का प्लान क्या है? इरियन बहुत डरी हुई होती है और सोचती है कि उसे तो ऑर्फनेज जाना है, लेकिन वो ये कैसे बोले। उसे लगता है कि इस सिचुएशन में ड्रैगन वेन जाना ही बेहतर होगा। तभी ड्यूक फिर से पूछता है बताओ इरियन, तुम्हारा न्यू ईयर का प्लान क्या है? ये सुनकर इरियन कहती है मैं बिना किसी के रोके घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही ड्यूक और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। ड्यूक फिर पूछता है क्या मैंने सही सुना, तुम अपना घर छोड़ना चाहती हो? इरियन सिर हिलाकर हाँ कह देती है। ड्यूक पूछता है लेकिन तुम अपना घर क्यों छोड़ना चाहती हो? इरियन कहती है मेरे पैदा होने से जुड़ा एक राज है जो मैं बता सकती हूँ। अंदर ही अंदर वो खुद को रोक रही होती है कि ये क्या बोल रही है। ड्यूक उस सीक्रेट के बारे में पूछता है किस राज की बात कर रही हो? इरियन रुक रुक कर बोलने लगती है असल में मैं। तभी एक सैनिक आकर उसे रोक देता है और कहता है ड्यूक एक बड़ी परेशानी आ गई है। ड्यूक पूछता है क्या हुआ? सैनिक बताता है फ्लोटिंग स्टोन की खदान गिर गई है और लगता है कुछ कर्मचारी और एक मैनेजर अंदर फंस गए हैं। ड्यूक पूछता है सिचुएशन कैसी है? सैनिक जवाब देता है अभी तक कोई मरा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग घायल हैं। ये सुनकर ड्यूक सोच में पड़ जाता है कि उन्हें सेफली बाहर कैसे निकाला जाए। सोचते हुए वो इरियन की तरफ देखता है, जिसे देखकर इरियन और डर जाती है। तभी ड्यूक खड़ा होकर सबसे कहता है न्यू ईयर गैदरिंग कुछ दिनों बाद फिर से होगी, तब तक सभी लोग इसी महल में रहेंगे और तुम और तुम सब आदमी और लड़के चुपचाप मेरे पीछे चलो। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। ये देखकर ड्यूक अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अगर किसी ने मना किया तो तुम सब जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनते ही सभी लोग कहते हैं हम आ रहे हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त ड्यूक हमारी मेन कैरेक्टर आयरन से भी कहता है तुम भी। ये सुनकर आयरन जवाब देती है और सोचती है कि लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसे देखकर आसपास के लोगों को भी बुरा लगता है। उसी वक्त आयरन सोचती है कि मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए, वरना सब लोग मुझे नापसंद करने लगेंगे। वो आसपास देखकर एक लड़की से कहती है क्या मुझे एक रुमाल मिल सकता है? ये सुनते ही आसपास के लड़के और लड़कियां अपने अपने रुमाल निकाल लेते हैं और कहते हैं कि उनके पास भी है। ये देखकर एक लड़का जल्दी से अपना रुमाल आगे बढ़ा देता है। ये सब देखकर आयरन सोचती है कि यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। वो रुमाल लेने ही वाली होती है, तभी ड्यूक उसे अपने हाथ में लेकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था अपने आंसू पोंछने के लिए, और अगली गैदरिंग तुमसे ही शुरू होगी, इसलिए ध्यान से सोचना कि तुम्हें क्या कहना है। ये सुनकर आयरन पूछती है आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? ड्यूक जवाब देता है तुम जैसी छोटी फूल जैसी बच्ची वहाँ क्या करेगी? तुम तो गाय के खाने के भी काम नहीं आओगी। ये सुनकर आयरन मन में सोचती है मैं और गाय का खाना? फिर वो पूछ बैठती है ग्रैंडपा आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? ड्यूक कहता है तुम जैसी छोटी बच्ची के लिए जानना जरूरी नहीं है। उसी वक्त ड्यूक को एहसास होता है कि आयरन ने उसे ग्रैंडपा कहा है, तो वो पूछता है अभी तुमने मुझे क्या कहा? आयरन घबरा जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर वो हंसने की कोशिश करते हुए सोचती है कि अगर मैं मुस्कुराऊंगी तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराकर फिर से कह देती है ग्रैंडपा। ये सुनकर ड्यूक पहले हैरान होता है, फिर पूछता है क्या कहा तुमने? आयरन दोबारा कहती है ग्रैंडपा, और मनी मन सोचती है कि अब तो मैं गई। लेकिन तभी ड्यूक पीछे मुड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है छोटी सी क्यूट ही फूल जैसी लड़की, हम अगली बार मिलेंगे। अगली बार तुमसे सवाल जवाब होगा, इसलिए तैयार रहना। ये सुनकर आयरन सोचती है कि अगली बार, लगता है अगली बार मैं मारी जाऊंगी। इसी के साथ ही गैदरिंग यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद आयरन बाहर आकर बैठ जाती है और सोचती है कि मुझे किसी भी तरह इस घर से भागना होगा, लेकिन मैं भागूं कैसे? वो ऐसे ही बहुत सारी बातें सोच रही होती है, तभी कोई उसके सिर पर कागज फेंक देता है। वो सोचती है कि ये क्या था। तभी उसके सिर की तरफ एक बॉल आती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। ये देखकर कुछ लड़के हंसते हुए कहते हैं देखो रोती हुई बच्ची जो हर वक्त रोती रहती है, लगता है इसका ना घर है ना दोस्त, इसलिए अकेली बैठी है। अगर चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो, लेकिन तुम्हें हमारी बॉल लाकर देनी होगी और हमारी हर बात माननी पड़ेगी। आयरन उन तीनों को इग्नोर कर देती है। तभी दूसरा लड़का कहता है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज और एजुकेशन नहीं दी कि तुम इतनी घमंडी हो? एक और लड़का कहता है क्या तुम्हें नहीं पता इसकी माँ नहीं है, इसका कोई नहीं है। ये सुनकर आयरन को गुस्सा आने लगता है। फिर वो लड़का कहता है मेरी माँ ने कहा था कि ऐसे बच्चों के साथ मत खेलो जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वैसे भी हम इसके साथ खेलने वाले नहीं थे। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है इसकी माँ नहीं है, फैमिली नहीं है, घर नहीं है, तो इसके पास है ही क्या? तीसरा कहता है इसके पास है ना, इसके पैदा होने का सीक्रेट जो सिर्फ इसे ही पता है। ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अचानक वे रुक जाते हैं और कहते हैं भाई जरा पीछे देख। एक लड़का पीछे मुड़कर कहता है मेरे पीछे क्या है? जैसे ही वो पीछे देखता है, आयरन उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लिए खड़ी होती है। ये देखकर वो डर जाता है। दूर से जोर से एक धमाकेदार आवाज आती है और उस लड़के की चीख सुनाई देती है, लेकिन आयरन ने पत्थर उसके पास फेंका था, उसे कुछ नहीं होता। तभी उसका मोटा दोस्त गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो? मैं ये सब अपनी माँ को बताऊंगा, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। ये सुनकर आयरन गुस्से में कहती है जिसे बोलना है जाकर बोल दो, और पेरेंट्स होने के बाद भी अगर तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है तो मैं बिना पेरेंट्स
के ही ठीक हूँ। ये सुनकर उस लड़के को और गुस्सा आ जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि पीछे से उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है, छोड़ इसे, ये वैसे भी पागल और गवार है। ये सुनकर आयरन फिर से एक पत्थर उठा लेती है और उनके पीछे दौड़ पड़ती है। तीनों को डराकर भगाने के बाद आयरस वहीं रुक जाती है। उनकी कही हुई बातों से आयरस को सच में बहुत बुरा लगा था और वो सोचती है कि मैं सच में कितनी अनलकी हूँ। तभी हमें आयरस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसका भाई उससे कहता है कि हम कितनी बार बोल चुके हैं कि हमसे दूर रहा करो। इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हुए भी तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर आती हो। अपने दोस्तों के सामने तुम्हें बड़ी बहन कहना, मुझे मर जाना ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ उसकी माँ किसी से बातें कर रही होती है और कहती है कि हाँ, मेरे दोनों बेटे ही अच्छे हैं, मैं बहुत जल्द उन्हें देसी दाई एलीट स्कूल में भेजूंगी, लेकिन इस लड़की के बारे में कुछ करो। अगर जल्दी नहीं किया तो मैं इसे डॉर्मेट्री में भेज दूंगी। ये सब याद करके हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और भाई मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, जैसे एक डार्क फैमिली हो जहाँ किसी एक को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो मौजूद ही नहीं है। घर में अगर कोई भी हादसा होता है तो सब मानते हैं कि वो मेरी वजह से हुआ है, और अगर मैं किसी बात पर आवाज उठाऊं तो वो भी मेरी ही गलती बन जाती है। यही सब सोचते सोचते वो रोने लगती है और खुद से पूछती है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। उसी वक्त उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है जो उसके पास ही बैठी होती है। ये देखकर आयरस भी नीचे बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वो बिल्ली से बातें करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम यहाँ घूमने आई हो? फिर वो सोचती है कि अगर उस लड़के ने अपनी माँ को बुला लिया और मुझसे उसके बेटे पर पत्थर फेंकने की भरपाई के लिए पैसे मांगे तो मैं क्या करूंगी। ये सोचकर वो बिल्ली से कहती है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी। लेकिन तभी बिल्ली पीछे मुड़कर झाड़ियों में चली जाती है। ये देखकर आयरस उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद वही बिल्ली अपने बच्चों को लेकर वापस आती है। ये देखकर आयरस कहती है, क्या ये तुम्हारा फैमिली है? फैमिली शब्द सुनते ही आयरस फिर से सैड हो जाती है। लेकिन तभी बिल्ली के बच्चे उसके जूतों के फीते से खेलने लगते हैं। ये देखकर आयरस मुस्कुरा देती है और फिर से बिल्ली से बातें करने लगती है। बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है। कुछ देर तक ये सब करने के बाद आयरस थक जाती है और अपने कमरे की तरफ लौटने लगती है। दूर से ये सब आर्नो देख रहा होता है और सोचता है कि ये लड़की सच में बहुत फनी है। इसने अकेले उन तीनों को इतना डरा दिया कि वे डर कर भाग गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ करेगी, और जब से मैंने इसे लाइब्रेरी में रेफरेंस लिस्ट चेक करते देखा है तब से मैं इसे लेकर क्यूरियस हूँ। डूम फैमिली में जो भी एक बार पैदा होता है वो आखिर तक इसी फैमिली में रहने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची का इस फैमिली को छोड़कर भागना चाहना ये सच में अजीब है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां आर्नो अपनी रिंग उतारकर उसी जगह फेंक देता है और बाहर जाकर इंतजार करता है। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये रिंग आयरस को मिलेगी, लेकिन रिंग उसी को मिल जाती है। आयरस बहुत प्यार से कहती है कि मैंने इसे आपके लिए साफ भी कर दिया है। रिंग लेते ही आर्नो को एक खास तरह की एनर्जी महसूस होती है और वो कंफर्म कर लेता है कि ये वही एनर्जी है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहां आर्नो सोचता है कि उसे पहले से ही शक था कि इस लड़की के पास कोई खास एबिलिटी होगी। वो घर छोड़कर जाना चाहती है और ये बात मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस बना रही है। मुझे इसे एक गिफ्ट भी देना चाहिए, और जिन लोगों ने अपने बच्चों को सही से एजुकेट नहीं किया है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये बात सीधे उन तीनों बच्चों के पेरेंट्स के लिए थी। कुछ दिनों बाद न्यू ईयर गैदरिंग फिर से शुरू होती है। सबसे पहले आयरस से पूछा जाता है कि बताओ तुम अपना घर क्यों छोड़ना चाहती हो। ये सुनकर आयरस फिर से कहती है कि ये मेरे पैदा होने से जुड़ा एक सीक्रेट है। ड्यूक कहता है, ठीक है तो अपने सीक्रेट के बारे में बताओ। आयरस जवाब देती है, अगर मैंने ये बता दिया तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पहले से भी ज्यादा लोग आ गए हैं सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए। मैंने अपने लिए काफी पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं और अब मैं घर छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ड्यूक पूछता है, बताओ छोटी फूल जैसी बच्ची, तुम्हारा ये सीक्रेट क्या है? आयरस कहती है, ठीक है मैं अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार हूँ। तभी बीच में एक आदमी बोलता है, ये बच्ची मेरी बेटी है। आयरस घबराहट में बोल देती है, हाँ दादाजी मैं इनकी बेटी हूँ। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कह दिया। उसी वक्त आर्नो आयरस के पास आकर कहता है, मैं फिर से कहता हूँ यही सीक्रेट है, मैं आयरस का फादर हूँ। ये सुनकर आयरस अंदर ही अंदर सोचती है कि ये क्या हो गया, लगता है अब मैं कल की सुबह का सूरज भी नहीं देख पाऊंगी। नॉवल में ये आदमी ऐसा है कि अगर किसी चीज में इसका इंटरेस्ट ना हो तो ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं, लेकिन अगर किसी चीज में इसका इंटरेस्ट आ जाए तो उसे पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, सच में कुछ भी। और जब ये उस चीज से बोर हो जाता है तो उसे तोड़ देता है या पूरी तरह खत्म कर देता है ताकि कोई और उसे हासिल ना कर सके। अगर मुझे एक सिंपल और सेफ लाइफ चाहिए तो मुझे किसी भी हाल में इस आदमी से दूर रहना होगा। ये सोचते हुए आयरस कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर आर्नो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और ये देखकर आयरस समझ जाती है कि मैं इसमें फंस चुकी हूँ, अब इससे निकलना लगभग नामुमकिन है। उसी वक्त ड्यूक गुस्से में कहता है, आर्नो तुम ये जो कर रहे हो ना इसे अभी बंद करो, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। ये सुनकर आर्नो शांत आवाज में कहता है, क्या आपको ये मजाक लग रहा है? ये कोई मजाक नहीं है, मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर ड्यूक और भी नाराज हो जाता है और सोचता है कि इस लड़के का आखिर करूँ तो करूँ क्या। उधर आयरस मनी मन सोचती है, मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ, ये ऐसा मजाक क्यों कर रहा है?
है, मैं बस अपना सीक्रेट बताकर इस घर से निकलना चाहती हूँ, मगर इन दोनों की बहस के बीच में कुछ कह भी नहीं पा रही। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आर्नो कहता है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरी बेटी से ही पूछ लीजिए। ये सुनकर आयरस और भी डर जाती है। उसी वक्त आर्नो हल्की आवाज में कहता है कि लोग जब बड़े होते हैं तो शक करना सीख जाते हैं और शक करना उनका हक होता है। फिर वो आगे कहता है, तो क्या तुम इन सबको बताओगी कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? आयरस कुछ बोलने ही वाली होती है कि आर्नो उसे किलिंग नजरों से देखता है। ये देखकर आयरस डर जाती है और जल्दी से कह देती है, हाँ ये सही कह रहा है, ये मेरे पापा हैं। ये सुनकर आर्नो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है, मगर ड्यूक गुस्से में कहता है, बच्ची इसके झांसे में मत आओ। और तुम आर्नो, क्या तुम एक न्यू ईयर पार्टी में भी शांत नहीं रह सकते? इस बार तो तुम किसी और का बच्चा भी ले आए, और वो भी इतनी छोटी भोली और क्यूट बच्ची। ये सुनकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, क्या ये सच में आर्नो की बेटी है? दूसरा बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता, पिछले साल आर्नो एक लड़के को लाया था और 4 महीने बाद उसे घर से निकाल दिया। पहला आदमी कहता है, तो क्या ये लड़की 6 महीने भी टिक पाएगी? दूसरा हंसते हुए कहता है, मुझे तो लगता है 2 महीने में ही इसे भी निकाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर आयरस सोचती है कि यहाँ सब लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। आर्नो ऐसा इंसान है जो लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह समझता है और सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। जब उसका मन भर जाता है तो वो इंसान उसके लिए बेकार हो जाता है। उसी वक्त एक महिला कहती है, मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। उसकी दोस्त जवाब देती है, मैंने अपने हस्बैंड से सुना था कि जिस लड़के को पहले निकाला गया था उसे इतना पैसा दिया गया था कि उससे एक छोटा आइलैंड खरीदा जा सकता है। ये सुनकर आयरस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है, मुझे बस किसी तरह आधा साल यहाँ रहना है, उसके बाद मैं भी एक आइलैंड खरीद लूंगी और पूरी जिंदगी खुशी से रहूंगी। ये सोचकर उसका मन थोड़ा बदल जाता है और वो खुद से कहती है कि ऐसे देखा जाए तो ये आदमी उतना बुरा भी नहीं है। वो ये सोचते हुए आर्नो की तरफ देखती है और आर्नो बातों के बीच ये नोटिस कर लेता है। वो आयरस को अपनी गोद में उठाकर कहता है कि इस साल का मेरा प्लान है कि मैं पूरा साल अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता हूँ, या यूं कहो कि मैं एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ड्यूक गुस्से में बोलता है, तुम और एक अच्छे फादर, तुम खुद एक अच्छे बेटे नहीं हो और फादर बनने चले हो। आर्नो तुरंत कहता है, प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए, मेरी बेटी डर रही है। ये सुनकर आयरस मन में सोचती है, मैं डरी हुई नहीं हूँ, ये तो खुद को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो जोर से कहती है, मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं दादाजी से नहीं डरती। आर्नो मुस्कुरा कर कहता है, तुम इसलिए नहीं डर रही क्योंकि तुम्हारा फादर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, सही कहा ना? आयरस तुरंत जवाब देती है, ऐसा नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, दादाजी से तो बिल्कुल भी नहीं, दादाजी बहुत कूल हैं। ये कहकर वो दादाजी से कहती है, दादाजी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। ये सुनकर पहले ड्यूक चुप हो जाता है, फिर कहता है, गुस्सा? कौन गुस्सा कर रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया। पीछे से लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या लगता है ड्यूक अभी भी गुस्से में होंगे? कोई कहता है, मुझे नहीं लगता। तभी ड्यूक उठकर कहता है, न्यू ईयर पार्टी यहीं खत्म होती है, बाकी सबके एनुअल प्लान इकट्ठा करके बाद में मेरी टेबल पर रख दिए जाएं। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे। ये कहकर वो जाने लगता है। उसी वक्त आर्नो कहता है, हम भी चलते हैं। आयरस भी कहती है, ठीक है। बाहर निकलते हुए आयरस मन ही मन सोचती है, न्यू ईयर पार्टी खत्म होते ही मैं आर्नो की फेक बेटी बन गई हूँ, मगर ये मुझे कितने दिन तक ऐसे साथ रखेगा? इसे तो किसी की सुनना पसंद नहीं, बाहर जाते ही ये मुझे फेंक देगा। लेकिन ये इतनी धीरे चल रहा है जैसे चाहता हो कि मुझे जरा भी तकलीफ ना हो, इस तरह पकड़ा हुआ है जैसे मैं कोई बहुत कीमती चीज हूँ। शायद इसी नेचर की वजह से लोग आर्नो को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे आर्नो का असली नेचर पता है। उसके लिए मैं बस एक नया खिलौना हूँ। जब उसका खेल खत्म होगा तब मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, तब मैं अपनी एक्टिंग के पैसे लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि अगर आप किसी से उम्मीद नहीं रखते तो चोट भी नहीं लगती। यही सोचकर आरएस आर्नो से और चिपक जाती है और खुद से कहती है कि मैं भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी ताकि मुझे दर्द ना हो। आर्नो उसकी तरफ देखता है और बहुत ही ईवल तरीके से मुस्कुराता है, जैसे उसने अपना मकसद हासिल कर लिया हो। हमें आयरिस सोती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो उठती है, आर्नो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। आयरिस भी उठकर हेलो बोलती है और मन ही मन सोचती है कि ये आज भी सुबह सुबह आ गया। न्यू ईयर खत्म हुए 1 हफ्ता हो चुका है, फिर भी ये हर किसी के सामने यही कहता फिरता है कि देखो मेरी क्यूट बेटी, क्या ये दुनिया की सबसे क्यूट बच्ची नहीं है? न्यू ईयर खत्म होते ही ये मुझे अपने मैंशन ले आया, जहाँ इसने पहले से ही मेरे लिए एक बड़ा सा कमरा तैयार कर रखा था। हर सुबह ये खुद अपने हाथों से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाता है। मैं कैसे बताऊं कि मैं असल में 23 साल की हूँ, फिर भी ये मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये सब बहुत अजीब है, मगर पैसों के लिए मुझे ये सहना पड़ता है। उसी वक्त आर्नो आयरिस की तरफ देखता रहता है और कहता है, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर आयरिस सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अगर ऐसे बोलूंगी तो मैं पैसे की भूख ही लगूंगी। मगर मुझे मायरा के लिए एक गिफ्ट भी खरीदना है और आर्नो ने कहा है कि वो बहुत जल्द मायरा को भी इस मैंशन में ले आएगा। ये सब सोचकर आयरिस कहती है, मुझे अपना एक अकाउंट चाहिए। ये सुनकर आर्नो पूछता है, अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट? आयरिस हाँ में सिर हिला देती है।
है। फिर आयरिस बताती है कि इस दुनिया का बैंक सिस्टम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ बैंक हाउस एक मैजिक टावर होता है। आपको यहाँ बैंक अकाउंट की जगह एक मैजिक बॉक्स मिलता है जो ट्रिपल मैजिक और बैरियर से प्रोटेक्टेड होता है। उसे उसके ओनर के अलावा कोई भी नहीं खोल सकता। आर्नो अभी जो इतनी काइंडनेस दिखा रहा है, मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस और मिले हुए नकली प्यार से मैं समझ सकती हूँ कि आर्नो का ये प्यार भी फेक है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। उसी वक्त आर्नो कहता है, तो तुम मुझसे पैसे चाहती हो? आयरिस जवाब देती है, मैं सिर्फ अपने पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ। फिर वो सोचती है, ये गेम है जहाँ आर्नो मेरा फेक डैड बना हुआ है। ये तब तक चलेगा जब तक आर्नो मुझे लात मारकर घर से नहीं निकाल देता, और जैसे ही मैं घर से निकलूंगी मुझे अपने पैसे खुद संभालने होंगे, वरना मैं चलती फिरती एटीएम बन जाऊंगी और जो भी आएगा मुझसे पैसे ले जाएगा। ये सोचकर आयरिस बहुत ही प्यार भरी नजरों से आर्नो को देखने लगती है। ये देखकर आर्नो मन ही मन सोचता है कि तो मेरी प्यारी सी बेटी मुझे छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। फिर वो कहता है, तुम्हारे लिए अकाउंट बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो क्या हम चलें? इसके बाद अगले सीन में दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। आयरिस वहां की हर चीज देखकर बहुत खुश होती है। ये देखकर आर्नो कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। फिर वो एक टॉय स्टोर की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तुम वहां जाना चाहोगी? आयरिस मना कर देती है और कहती है, मैंने कभी सॉफ्ट टॉय से खेला ही नहीं, मेरे लिए अकाउंट ही काफी है। ये कहते हुए वो सोचती है कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता वे कभी उनके लिए खिलौने भी नहीं खरीदते। मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पिछली जिंदगी में भी मैंने कभी खिलौनों से नहीं खेला, इसलिए इस जिंदगी में भी मुझे ये पसंद आए ऐसा नहीं लगता। लेकिन आर्नो कुछ नहीं कहता। वो आयरिस को उठाकर सीधे टॉय स्टोर के अंदर ले आता है और जोर से दरवाजा खोलता है, जिससे टॉय स्टोर का ओनर चौंक जाता है। आयरिस को नीचे उतारकर आर्नो कहता है, मुझे लगता है मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे चिंता है कि तुम्हें ज्यादातर चीजों का लालच नहीं है। तभी शॉप ओनर बोलता है, आप कस्टमर हैं लेकिन ऐसे दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आ सकते। आर्नो पूछता है, क्या तुम इस शॉप के ओनर हो? आदमी हाँ कह देता है। तभी आर्नो उसकी तरफ एक बैग फेंकता है और कहता है, इस बैग में 50 सोने के सिक्के हैं, मुझे इस टॉय शॉप के सारे टॉयज चाहिए। ये सुनकर आयरिस चौंक जाती है और कहती है, मैंने कहा था मुझे टॉय नहीं चाहिए और ये बहुत ज्यादा है। आर्नो जवाब देता है, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो बाद में फेंक भी सकती हो, या फिर यहीं पर चूज कर लो कि तुम्हें क्या पसंद है। आयरिस कहती है, ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है। आर्नो हंसकर बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे ये पूरी स्टोर ही खरीद लेनी चाहिए। आयरिस तुरंत कहती है, शॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर एक चुन लूंगी। वो सोचती है कि इस दुनिया में मैजिक मौजूद है और हर चीज मैजिक से भरी हुई है। यहाँ की चीजें इतनी अजीब और आकर्षक हैं कि खुद को इन्हें खरीदने से रोकना मुश्किल हो जाता है। 50 गोल्ड कॉइन इन खिलौनों के लिए बहुत ज्यादा है, इसके बदले मुझे दे देते। उसी वक्त पीछे से आर्नो कहता है, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम इस स्टोर को खरीदना चाहोगी? आयरिस जल्दी से कहती है, नहीं, मैं अभी एक को चूज कर लूंगी। तभी उसकी नजर एक टाइगर वाले सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आता है। वो उसे उठाकर आर्नो को दिखाती है कि मुझे ये चाहिए। ये देखकर आर्नो कहता है, अगर तुम चाहो तो और भी चुन सकती हो, वरना जल्दी बोर हो जाओगी। ये सुनकर आयरिस कहती है, मैं इससे बोर नहीं होंगी क्योंकि ये आपसे मिलता जुलता है, ये मुझे पापा जैसा लगता है, इसलिए यही सबसे बेस्ट है। ये सुनकर आसपास के लोग कहते हैं कि ये बहुत क्यूट है। आर्नो भी मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, अगर मेरी बेटी को मेरे जैसा डॉल पसंद आया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। ये देखकर आयरिस सोचती है, मुझे पता था ऐसा कहने से इसे अच्छा लगेगा। उसी वक्त आर्नो शॉप ओनर से पूछता है, तुम्हारे पास ऐसे कितने डॉल हैं? शॉप ओनर जवाब देता है, जितने भी हैं सब इसी टेबल पर रखे हैं। आर्नो फिर पूछता है, मेरे अलावा किसी ने इसे खरीदा है? शॉप ओनर कहता है, नहीं, इसे तो आज ही लॉन्च किया गया है, आप ही पहले कस्टमर हैं। ये सुनकर आर्नो कहता है, बहुत अच्छा, और अचानक उंगली चटकाते ही उन सभी डॉल्स में आग लगा देता है। ये देखकर शॉप ओनर पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है, मेरी दुकान में आग लग गई, कोई पानी ले आओ। तभी आर्नो उसके मुंह पर पैसों का बैग फेंक देता है और कहता है, शांत हो जाओ, ये आग सिर्फ इन्हीं डॉल्स को जलाएगी, दुकान को कुछ नहीं होगा, और जो एहसान मैंने किया है, उम्मीद है अब ऐसे डॉल्स दोबारा नहीं बनाओगे। इतने सारे पैसे देखकर शॉप ओनर और वहां के लोग घुटनों पर बैठकर शुक्रिया कहने लगते हैं। उसी वक्त आर्नो कहता है, जो डॉल मुझसे मिलता जुलता है वो सिर्फ मेरी बेटी के पास रहेगा। ये सुनकर आयरिस डरते डरते भी हाँ में सिर हिला देती है। पीछे से लोग अभी भी थैंक यू कहते रहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें आयरिस पुडिंग खाते हुए दिखती है। आर्नो पूछता है, क्या ये डिलिशियस है? आयरिस जवाब देती है, हाँ, बहुत डिलिशियस है, लेकिन हम यहाँ क्यों खा रहे हैं? फिर वो बताती है कि टम फैमिली के पास दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की लिस्ट रहती है, जिसकी वजह से हफ्ते में 2 बार मीटिंग होती है। ये मीटिंग इतनी जरूरी होती है कि फैमिली के सभी मेंबर्स को शामिल होना ही पड़ता है। इसी बात पर ड्यूक गुस्से में कहता है, आर्नो, तुम ये क्या कर रहे हो? आर्नो आराम से जवाब देता है, मैं अपनी बेटी के नाश्ते के टाइम पर भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहा हूँ। ये सुनकर ड्यूक और गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस छोटी सी फूल जैसी बच्ची की वजह से। ये देखकर आयरिस सोचती है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना आर्नो से पहले ही ड्यूक के गुस्से से मैं मारी जाऊंगी। तभी आयरिस बोलती है, दादाजी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं और पुडिंग नहीं खाऊंगी, और मैं कोई बिगड़ी हुई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप बैठूंगी, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। ये सुनकर ड्यूक सोचता है कि ये छोटी फूल जैसी बच्ची बातें करने में काफी माहिर है। वो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम एक पुडिंग खाओ या 20 पुडिंग,
कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। ये सुनकर आर्नो कहता है, दादाजी ने सही कहा है, इसलिए जल्दी से इसे खत्म करो। ये सुनकर ड्यूक फिर से चिढ़ जाता है और सोचता है कि सारी परेशानी की जड़ यही लड़का है। दूसरी तरफ आर्नो फिर से आयरस को पुडिंग खिलाने लगता है। आयरस पुडिंग खाते हुए बहुत क्यूट सा चेहरा बनाती है, जिसकी वजह से मीटिंग में बैठे सारे लोग बार बार उसी की तरफ देखने लगते हैं। ड्यूक खुद को संभालते हुए पूछता है, वेपन्स का क्या हुआ जो कार्थ सिटी पहुंचने वाले थे? ड्यूक के पास बैठा आदमी कहता है, हाँ, ये रही सारी रिपोर्ट्स। लेकिन वहां बैठी एक औरत अब भी प्यार भरी नजरों से आयरस को देखे जा रही होती है और बाकी लोग भी अपने काम छोड़कर आयरस की तरफ ही देख रहे होते हैं। ये देखकर आर्नो आयरस को अपने और पास खींच लेता है और उन सबकी तरफ किलिंग नजरों से देखते हुए हल्की मुस्कान देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं। ड्यूक अब भी सवाल करता रहता है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ और नए फ्लोटिंग माइनर स्टोन की खोज का क्या हुआ? ये सुनकर आयरस सोचती है, क्या ये लोग फ्लोटिंग स्टोन की बात कर रहे हैं? एक ऐसा पत्थर जो सच में हवा में उड़ता है। आगे चलकर यही एलिमेंट इस कहानी में बहुत जरूरी होने वाला है। इसी फ्लोटिंग स्टोन तक पहुंचने का रास्ता गलती से कहानी की मेन हीरोइन ने खोजा था और वो रास्ता ड्यूक के पीछे वाले पहाड़ में ही था। मेन हीरोइन होने की वजह से उसे ये मौका मिला, लेकिन मैं एक नॉवल रीडर हूँ, मुझे इस कहानी का सब कुछ पता है। अगर मुझे इस घर में बने रहना है तो मुझे भी कुछ करना होगा। मैं आने वाली हीरोइन से मन ही मन माफी मांगती हूँ, लेकिन इस फ्लोटिंग स्टोन को खोजने का क्रेडिट मुझे ही लेना होगा। ये सोचकर आयरस आर्नो से पूछती है, ये फ्लोटिंग स्टोन क्या होता है? ये सुनकर आर्नो कहता है, इधर देखो, ये ऐसा दिखने वाला एक यूजलेस स्टोन है जो हवा में तैरता है। इसके थोड़े से पार्ट अगर लोहे में मिला दिए जाएं तो वेपन काफी हल्का हो जाता है। ये सुनकर आयरस हल्की सी हैरानी दिखाने की एक्टिंग करती है और सोचती है, ये इसे यूजलेस कह रहा है, बहुत जल्द यही स्टोन पूरी दुनिया बदल देगा, एक रिवॉल्यूशन लाएगा। उसी वक्त आर्नो पूछता है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर आयरस कहती है, क्योंकि मैंने भी एक ऐसा स्टोन देखा है जो हवा में उड़ता है। ये सुनते ही ड्यूक पूरी तरह हैरान हो जाता है और गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है, जिससे पूरा टेबल टूट जाता है। वो जोर से कहता है, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुमने सच में एक फ्लाइंग स्टोन देखा है? ये देखकर आयरस मन ही मन सोचती है, क्या यही ड्रैगन ब्लड है? सिर्फ हाथ मारने से इतना बड़ा टेबल बीच से टूट गया। उसी वक्त बटलर पूछता है, मिस, क्या आपने सच में फ्लाइंग स्टोन देखा है और आपने ये कहाँ देखा? धीरे धीरे सारे लोग पास आ जाते हैं और सब एक एक करके सवाल करने लगते हैं। कोई कहता है, हम किसी खिलौने की बात नहीं कर रहे, क्या तुमने सच में फ्लाइंग स्टोन देखा है? कोई और पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसे कहाँ देखा था? तभी आर्नो बोलता है, सब लोग 10 कदम पीछे हटो। ये सुनते ही सभी लोग जल्दी से 10 कदम पीछे चले जाते हैं। आर्नो फिर कहता है, अगर किसी को मेरी बेटी से बात करनी है तो इतनी दूरी बनाकर रखो। ये सुनकर सब लोग सॉरी कहते हैं, लेकिन उन्हें हटाते हुए ड्यूक आगे आता है और पूछता है, छोटी फूल जैसी बच्ची, क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसे कहाँ देखा था? आयरस जवाब देती है, हाँ, मुझे याद है। ड्यूक पूछता है, तो कहाँ? आयरस कहती है, पहाड़ के पीछे। ड्यूक फिर पूछता है, कौन सा पहाड़? आयरस इशारा करके दिखाती है, ये वाला। ये सुनकर ड्यूक कहता है, क्या सच में ड्यूक मेंशन के पीछे ही फ्लोटिंग स्टोन है? आयरस हाँ में सिर हिला देती है। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, क्या पहाड़ के पीछे ऐसा हो सकता है? कहीं इसने गलत स्टोन तो नहीं देखा? दूसरा कहता है, जो भी हो, हमने उस जगह कभी ढूंढा ही नहीं। तभी ड्यूक आदेश देता है, जाकर पता करो कि उस जगह सच में फ्लोटिंग स्टोन है या नहीं। सब लोग इसी पर बातें करने लगते हैं। तभी ड्यूक फिर कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ फ्लोटिंग स्टोन है? ड्यूक का ऐसा चेहरा देखकर आयरस डर जाती है। उसी वक्त एक आदमी आकर कहता है, ड्यूक, मेरे पास आपके लिए एक जरूरी खबर है। और वो ड्यूक के कान में कुछ कहता है। ये सुनकर ड्यूक का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी एक ऐसी जगह पर मिलेगी। आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये सुनकर आयरिस सोचती है, क्या इसने किसी के मिलने की बात की? क्या ऐसा हो सकता है कि ये नोबल की मेन फीमेल लीड के मिलने की बात कर रहा हो? जिस तरह कहानी आगे बढ़ रही है ये बहुत तेज है। अगर ऐसा हुआ तो मेन कैरेक्टर के आते ही सब लोग मुझे भूल जाएंगे। उसी वक्त आर्नो कहता है, मेरी बेटी, कभी कभी तुम क्या सोचने लगती हो मुझे भी समझ नहीं आता। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। ये सुनकर आयरिस हाँ में जवाब देती है। फिर आर्नो कहता है, कल सुबह मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। आयरिस पूछती है, कौन है? आर्नो जवाब देता है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अगले सीन में आर्नो आयरिस को सुलाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पुडिंग पसंद आई? आयरिस कहती है, हाँ, पुडिंग बहुत ही डिलीशियस थी। आर्नो कहता है, अगर कभी कुछ खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला सकता हूँ। ये सुनकर आयरिस सोचती है, बहुत जल्द ये नाटक खत्म होने वाला है। मेन हीरोइन के आते ही सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं भी इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तभी आर्नो कहता है, गुड नाइट मेरी प्यारी बेटी। आयरिस जवाब देती है, गुड नाइट फादर, और सोचती है कि ये नाटक एक ना एक दिन खत्म होना ही था। आर्नो आयरिस को सुलाता है। आयरिस भी गुड नाइट कहती है और मन ही मन सोचती है कि आर्नो का ये प्यार अभी के लिए ही है। मेन हीरोइन के आते ही सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आयरिस पूछती है, फादर, क्या ये मैंशन मेरा है? ये सुनकर आर्नो कहता है, सिर्फ मैंशन ही नहीं, बटलर, मेड, सब कुछ तुम्हारे लिए है। और ये लो 100 मिलियन गोल्ड कॉइन, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। मगर उसी वक्त आर्नो कुछ ऐसा देख लेता है कि वो रुक जाता है और अचानक कहता है, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर आयरिस घबरा कर कहती है,
फादर, आप ये क्या कह रहे हैं? आर्नो गुस्से में कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम एक ड्रैगन हो तो मैं तुम्हें कभी घर में आने ही नहीं देता। ये सुनकर आयरिस खुद को देखती है और पाती है कि वो ड्रैगन में बदल चुकी है। उसी वक्त आर्नो कहता है, कोई आकर इसे ले जाओ। आयरिस को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। अचानक आयरिस डर के मारे उठ जाती है। ये सब एक सपना था। वो चारों तरफ देखकर खुद को शांत करती है और सोचती है, नहीं, ये सिर्फ सपना था। अगली सुबह मायरा कहती है, मिस, आप हर ड्रेस में बहुत सुंदर लगती हैं, जैसे ये सब आपके लिए ही बनी हो। आयरिस पूछती है, मायरा, साफ साफ बताओ, क्या ये ड्रेस मुझ पर सच में सूट करती है? मायरा मुस्कुराकर कहती है, आप इसमें सुपर डुपर क्यूट लग रही हैं, जैसे ये कपड़े सिर्फ आपके लिए ही बनाए गए हों। आयरिस सोचती है कि मैंशन में आने के बाद मायरा कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई है। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है। आयरिस कहती है, लगता है फादर आ गए, और मायरा से कहती है, फादर आ चुके हैं, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो अपना सॉफ्ट टॉय उठाती है, दरवाजा खोलती है और कहती है, गुड मॉर्निंग फादर। लेकिन इस बार सामने आर्नो नहीं बल्कि दो लड़के खड़े होते हैं जो आयरिस को लेने आए होते हैं। पहले एपिसोड में शायद गलती से कहा गया था कि ये ड्यूक के बेटे हैं, मगर अब साफ बताया जाता है कि ये दोनों आर्नो के ही बेटे हैं। उसी वक्त लाल बालों वाला लड़का कहता है, तो यही है वो आयरिस जिसके लिए हम आए हैं। पीछे से दूसरा कहता है, हाँ, पास से देखने पर भी एक छोटी बच्ची ही लगती है। फिर वो पूछता है, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो? आयरिस सोचती है कि आर्नो के दो बेटे हैं। पहला है केलिया मैटम, जो थोड़ा गुस्सैल है लेकिन आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े मजिशियनों में से एक बनेगा। फिलहाल मैं इसे लाल बालों वाला लड़का ही कहूंगी। वो कहता है, इस बार फादर ने हम दोनों को तुम्हें लाने भेजा है। दूसरा है उसका छोटा भाई सिलियम मैटम, जो बहुत शांत रहता है और तलवारबाजी में काफी माहिर है। सिलियम कहता है, भैया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। लाल बालों वाला लड़का कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, और आयरिस से बोलता है, हमारे साथ चलो, फादर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं और आयरिस को उनके साथ चलने के लिए भागना पड़ता है। भागते हुए आयरिस सोचती है कि आज रात जो सपना मैंने देखा था वो सिर्फ सपना नहीं था। असल में आर्नो को रेप्टाइल टाइप जीव बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे छिपकली या ड्रैगन। ओरिजिनल स्टोरी में ये बात बार बार लिखी गई थी कि आर्नो को ऐसा कुछ पसंद नहीं। अगर आर्नो को पता चल गया कि मैं ड्रैगन जैसी हूँ तो ये सोचकर आयरिस अंदर ही अंदर बहुत डर जाती है। भागते भागते वो थक जाती है और दोनों भाई उससे आगे निकल जाते हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, जैसे उसके अपने ही भाई उसे नीचा दिखा रहे हो। वो सोचती है कि जैसे वे कह रहे हो, बेकार, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? फिर उसे याद आता है कि एक भाई कहता है, मुझे तो अपने माँ बाप पर तरस आता है कि उन्हें तुम्हारे जैसी बेटी मिली। ये सब सोचते हुए आयरिस रुक जाती है और कहती है, भैया, आप दोनों चलते रहो, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ये सुनकर लाल बालों वाला लड़का पीछे लौटकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आयरिस सोचती है, सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा है, मैं फिर से मार नहीं खाना चाहती। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखकर कहता है, अगर तुम चल नहीं सकती थी तो बता देना चाहिए था, मैं तुम्हें उठा लेता। फिर वो कहता है, सिलियम, तुम। सिलियम समझ जाता है और आयरिस के सामने बैठकर कहता है, आ जाओ, मैं तुम्हें पिगी बैग दूंगा। आयरिस कहती है, मैं बहुत भारी हूँ। सिलियम जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर सोचने के बाद आयरिस उसकी पीठ पर चल जाती है। फिर ये तीनों साथ साथ चलने लगते हैं। चलते हुए लाल बालों वाला लड़का कहता है, मेरे फादर की बातों पर कभी पूरा भरोसा मत करना, वो हमेशा ऐसे ही खेल खेलते रहते हैं। जितनी जल्दी तुम ये समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हें ही दर्द होगा। ये सुनकर आयरिस सोचती है कि मेरे पहले वाले भाइयों के मुकाबले ये दोनों काफी अच्छे हैं। और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आयरिस पिगी बैग से उतरती है और आगे बढ़कर बहुत प्यार से कहती है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी एक सीक्रेट है। ये सुनकर दोनों भाइयों को आयरिस और भी ज्यादा क्यूट लगने लगती है। इसके बाद हम कमरे के अंदर जाते हैं जहां आर्नो काफी देर से उनका इंतजार कर रहा होता है। आयरिस को देखते ही वो पूछता है, क्या तुम अच्छे से सोई? आयरिस जवाब देती है और आकर आर्नो की गोद में बैठ जाती है। आयरिस देखने में काफी थकी हुई लग रही होती है। ये देखकर आर्नो दोनों लड़कों की तरफ देखता है। दोनों सिर घुमा लेते हैं। फिर भी आर्नो पूछता है, ये इतनी थकी हुई क्यों है? दोनों जवाब देते हैं, हमसे मत पूछिए, हमें नहीं पता। खाना खाते समय लाल बालों वाला लड़का कहता है, मैंने सुना है कि आप डी मैंशन विजिट करने वाले हैं। ये सुनकर आर्नो कहता है, मुझे लगता है कि उन्हें मेरी बड़ी बहन की बेटी मिल गई है। लाल बालों वाला लड़का पूछता है, क्या आप उसी आंटी की बात कर रहे हैं जो बहुत पहले घर छोड़कर भाग गई थी? आर्नो कहता है, हाँ, तुमने सही समझा। फिर वो आयरिस से पूछता है, तुम ये डॉल हर वक्त अपने साथ रखती हो? क्या तुम्हें ये इतनी पसंद है? आयरिस जवाब देती है, ये डॉल बहुत क्यूट और सॉफ्ट है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे अपने साथ लेकर सोती भी हूँ। इस क्यूट गिफ्ट के लिए थैंक यू फादर। ये सुनकर आर्नो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी उसकी रिंग पूरी तरह लाल चमकने लगती है, जिसका मतलब है कि उसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और जोर से कहता है, जल्दी आयरिस को यहाँ से बाहर ले जाओ। ये सुनकर दोनों भाई डर जाते हैं। आर्नो फिर चिल्लाता है, जल्दी करो। दोनों तुरंत आयरिस के पास आते हैं और कहते हैं, चलो आयरिस, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उसी वक्त आर्नो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे उसका मैजिक पूरी
पूरी तरह कंट्रोल से बाहर होकर सबको मारने पर मजबूर कर रहा हो। इस बारे में पहले भी बताया गया था कि ड्रैगन ब्लड होने की वजह से कभी कभी इनका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तब ये फैमिली या दोस्त किसी को नहीं पहचानते, सामने जो आए उसे मार देते हैं। ये देखकर आयरिस को याद आता है कि नॉवेल में भी एक सीन था जहां आर्नो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसी वक्त उसकी रिंग वाला आर्टिफैक्ट टूट जाता है। उसके बाद आर्नो अपना कंट्रोल खो देता है और दर्जनों मेड और सर्वेंट्स को मार देता है। उसी दिन के बाद आर्नो टम फैमिली का ट्रू मॉन्स्टर बन जाता है, नाम में भी और असलियत में भी। यही सब आयरिस सोच रही होती है। तभी लाल बालों वाला लड़का कहता है, सिलियम जाओ और सबको सावधान कर दो, मैं आयरिस को किसी सेफ जगह पर ले जाता हूँ। उसी वक्त आर्नो और जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर आयरिस को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि क्या किया जाए। इसे सिर्फ मेन हीरोइन की प्योरिफिकेशन पावर ही रोक सकती है। तभी आयरिस को याद आता है कि कहानी में आगे चलकर इसी लाल बालों वाले केलिया एटम ने अपने घर में एक खास पेड़ उगाया था जिससे आउट ऑफ कंट्रोल लोगों को शांत किया जा सकता था। ये सोचकर आयरिस लाल बालों वाले लड़के से माफी मांगती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। पीछे से वो कहता है, तुम ऐसे अकेले क्यों भाग रही हो? अकेले रहना सेफ नहीं होगा। लेकिन आयरिस सब इग्नोर करके बाहर दौड़ती हुई सोचती है, अगर आर्नो जेल में चला गया तो जो पैसा और मेंशन मुझे मिलने वाला था वो बस सपना ही रह जाएगा। ये नाटक जो अभी तक सपने जैसा लग रहा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी सोच के साथ वो ढूंढते ढूंढते एक छोटे से पेड़ तक पहुंच जाती है जिस पर लाल लाल छोटी बेरीज लगी होती हैं। हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जो आयरिस की वजह से अब नहीं होगा, जहां लाल बालों वाला लड़का कहता है, हम पागल थे जो हमने कभी इस पेड़ के राज को जानने की कोशिश नहीं की। इस पेड़ को हमारी माँ ने ग्रीन हाउस में लगाया था, शायद उन्हें इसके राज के बारे में पता था और शायद वो इसे हमें गिफ्ट करना चाहती थी मगर बता नहीं पाई। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां आयरिस कहती है, यही वो पेड़ है जो इंसान के गुस्से और हिंसक मैजिक को शांत करता है। ये सोचकर आयरिस अपना बैग निकालती है जिसमें उसने पैसे और कीमती चीजें छुपा कर रखी होती हैं। वो इन्हें फेंकना नहीं चाहती थी लेकिन फलों को ले जाने के लिए कुछ चाहिए था। मजबूरी में वो पैसे फेंकती हुई सोचती है, मैं बाद में आकर इन्हें ले जाऊंगी। इसके बाद आयरिस फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन फलों के चारों ओर कांटे होते हैं जिससे उसकी उंगलियों में कट लग जाता है। उंगलियां बहुत दर्द करने लगती हैं। फिर भी आयरिस कई फल तोड़कर अपने बैग में भर लेती है और उसे बांध लेती है। तभी उसे मैंशन की तरफ से कई लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर आयरिस घबराकर पीछे मुड़ती है और तेजी से मैंशन की तरफ दौड़ती है। वहां पहुंचते ही वो देखती है कि आर्नो एक बटलर का गला पकड़े उसे मारने वाला है। उसी वक्त आयरिस वहां पहुंच जाती है। ये देखकर आर्नो उस बटलर को जोर से फेंक देता है और बहुत तेजी से आयरिस की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर आयरिस डर जाती है लेकिन फिर सोचती है कि इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द में आर्नो है। अगर किसी इंसान को उसकी सबसे बुरी हालत में अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। यही सोचकर आयरिस खुद को संभालती है और आर्नो की तरफ बढ़ते हुए कहती है, फादर मैं आपको बचा लूंगी। दूसरी तरफ लाल बालों वाला लड़का अब तक आयरिस को ढूंढ रहा होता है कि वो आखिर है कहाँ। तभी वो उसी कमरे में पहुंचता है जहां आर्नो आयरिस को गले से पकड़कर हवा में उठाए हुए होता है। आयरिस छोटी होने की वजह से आर्नो के हाथ में जोर से काट लेती है जिससे आर्नो को उसे छोड़ना पड़ता है। उसी पल आयरिस अपने बैग से फल निकालती है, आर्नो का कॉलर पकड़ती है और उसके मुंह में फल ठूंस देती है। फल खाते ही आर्नो पीछे की तरफ गिर जाता है लेकिन आयरिस यही नहीं रुकती। वो फिर से उठकर अपने हाथ में जितने भी फल होते हैं सब आर्नो के मुंह में डाल देती है। धीरे धीरे आर्नो शांत होने लगता है। आयरिस फिर से बेरीज इकट्ठा करने लगती है ताकि आर्नो को और खिला सके और सोचती है कि गुस्से में लोग बहुत डरावने हो जाते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मैं खुद बहुत डरी हुई हूँ। तभी आर्नो धीरे से आयरिस का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। आर्नो को पहले जैसा शांत देखकर आयरिस रोने लगती है और कहती है, फादर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत डर गई थी। मैं एक अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी लेकिन आप दोबारा ऐसे गुस्सा मत करना। ये सुनकर आर्नो धीरे से कहता है, कोई फादर अपनी बच्ची पर गुस्सा कैसे कर सकता है? अब सब ठीक हो गया है, तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो। आयरिस पूरी तरह थक चुकी होती है इसलिए धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। आंखें बंद करने से पहले वो अपने डॉल को देखती है जो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो सोचती है, मेरा पापा जैसा दिखने वाला ये डॉल टूट गया है, मुझे इसे ठीक करना होगा। यही सोचते सोचते आयरिस सो जाती है। इसके बाद हमें किसी की यादें दिखाई जाती हैं। एक औरत जो प्रेग्नेंट होती है कहती है बच्चे अंधे होते हैं क्योंकि चाहे वे कितने भी डरे हों, अगर आप उनके माता पिता हो तो वे हर हाल में आपसे प्यार करेंगे। आर्नो जवाब देता है, ऐसा नहीं होता, ये तुम्हारी बस कहानी जैसी बातें हैं। वो औरत गुस्से में कहती है, बीच में मत टोको, शांति से आखिर तक सुनो। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता ने क्या किया है, चाहे वे कितने भी क्रूर क्यों ना हो, बच्चे हमेशा उनमें अच्छाई ही देखेंगे और अगर तुम कभी ऐसे किसी से मिलोगे तो तुम पूरी तरह बदल जाओगे। आर्नो कहता है, डार्लिंग मैं कितनी बार कह चुका हूँ, तुम हमेशा प्यार भरे ख्यालों में ही रहती हो। वो औरत मुस्कुराकर कहती है, ऐसे समय में तुम्हारे सामने एक क्यूट बेटी होनी चाहिए थी। आदमी अपनी बेटी के सामने कमजोर हो जाता है, मैंने सही कहा ना? आर्नो कहता है,
मेरे लिए 3 बच्चे ही काफी हैं। वो औरत कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार बच्चा एक बेटी हो। तब तुम्हें भी समझ आएगा कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे प्यार किए बिना खुद को रोक पाना नामुमकिन है। तब तुम इतने रूखे और अकेले नहीं रहोगे। हमें बताया जाता है कि वो तीसरी बच्ची को जन्म नहीं दे पाई, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ये सारी बातें आर्नो के दिमाग में घूम रही होती हैं। तभी लाल बालों वाला लड़का भागते हुए आता है और पूछता है, फादर क्या आप ठीक हैं? उसी वक्त आर्नो आयरस को देखता है और सोचता है, शुक्र है इसे गहरी चोट नहीं लगी। तभी एक मेड ये सब देखकर जोर से चीखती है और वहां से भागने लगती है। ये देखकर लाल बालों वाला लड़का गुस्से में कहता है, तुम मेरे फादर का ऐसा अपमान कैसे कर सकती हो? आर्नो उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये नॉर्मल है। जब लोग डर जाते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। फिर वो कहता है, जब मैं अपने होश में नहीं होता तब मुझे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे किसी राक्षस को रोकने के लिए उससे भी ज्यादा ताकत चाहिए, वैसे ही मुझे रोकने वाला सिर्फ ड्यूक है। लेकिन वो अभी शहर से बाहर है, इसलिए मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मगर आज ये बच्ची यहाँ थी। ये सोचते हुए आर्नो की नजर आयरिस के फेवरेट डॉल पर पड़ती है। वो अपने मैजिक से उस डॉल को उठाता है। डॉल को देखते ही उसे आयरिस का क्यूट चेहरा याद आता है। जब वो कहती है, मुझे ये डॉल बहुत पसंद आया, थैंक यू फादर। ये सब याद करते हुए आर्नो मन ही मन कहता है, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। उसी वक्त सिलियम भी वहां पहुंच जाता है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर महल के अंदर झांकता है। आर्नो उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और कहता है, सिलियम अंदर आ जाओ। सिलियम अंदर आकर आयरिस को देखकर पूछता है, आयरिस को क्या हुआ? लाल बालों वाला लड़का जवाब देता है, वो बस बेहोश है, ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ खत्म हो चुका है। कैसे? लाल बालों वाला लड़का कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम सारे लाल बेरीज इकट्ठा करके मेरे लैब में ले आओ। ये कहकर वो आर्नो के पीछे से बाहर चला जाता है और पीछे से बुदबुदाता है, मगर ये किसके लिए है? और इसी के साथ सब लोग वहां से चले जाते हैं। और आर्नो ये भी कहता है, शुक्र है कि कोई मरा नहीं। दूसरी तरफ लाल बालों वाला लड़का बोलता है, फादर उस फल ने सच में आपको ठीक कर दिया। ये सुनकर आर्नो कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है। फिर वो आगे कहता है, मैं काफी समय से इस बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन आयरिस को कैसे पता कि इन फलों से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? ये सुनकर आर्नो जवाब देता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे सीक्रेट हैं। लाल बालों वाला लड़का फिर कहता है, फादर आप ये खेल बंद कर दीजिए, मुझे इस लड़की के लिए सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने पिछले साल भी एक लड़के के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन ये बच्ची अलग है। उसी वक्त आर्नो सख्त आवाज में कहता है, इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर वो लड़का फिर कहता है, लेकिन फादर इसने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाया है। आर्नो गुस्से में कहता है, क्लेम मुझे दोबारा ये बात कहने पर मजबूर मत करो और मेरे पीछे पड़ना बंद करो। आज तुमने अच्छा किया है, अब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो रुक जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। अगले सीन में आयरिस को साफ किया जा रहा होता है और थोड़ी दूरी पर बैठकर आर्नो ये सब देख रहा होता है। आयरिस को देखकर उसे फिर से अपनी वाइफ की याद आ जाती है और वो मन ही मन कहता है कि मैं ये सब मजाक की तरह ले रहा था, लेकिन आज जाकर मुझे समझ आया कि ये फीलिंग क्या होती है। इसके बाद की सीन में आयरिस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद वो अचानक उठ जाती है। ये देखकर मायरा दौड़ती हुई आती है और कहती है, मिस आप आखिरकार उठ गई। आप एक हफ्ते से ऐसे ही सो रही थी, मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। ये सुनकर आयरिस चौंक जाती है और कहती है, एक हफ्ता? क्या मैं सही सुन रही हूँ? मैं एक हफ्ते से सोई हुई थी? मायरा जवाब देती है, हाँ मिस, आप एक हफ्ते से कोमा में थी। हर दिन मेरा हार्ट बीट तेज होता जा रहा था कि कहीं आप कभी उठे ही ना, लेकिन शुक्र है कि आप उठ गई। ये सुनकर आयरिस डरते हुए कहती है, लगता है वो आने वाली है। मायरा पूछती है, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? उसी वक्त मैंशन की दूसरी तरफ दो मेड आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी एक लड़की आकर पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं ड्यूक का ऑफिस किधर है? मेड जवाब देती है, सीधे जाकर सीढ़ियों से ऊपर, हॉलवे के आखिर में। वो लड़की थैंक्स कहकर आगे बढ़ जाती है। पीछे से दोनों मेड बातें करती हैं। एक कहती है, मैंने इतनी क्यूट बच्ची आज तक नहीं देखी, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? दूसरी मेड कहती है, मुझे नहीं पता, शायद ये वही प्रिंसेस की बेटी होगी जिसे अभी खोजा जा रहा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, कहानी में मेन हीरोइन की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम चार्नो एटम होता है। उसके पास प्यूरिफायर मैजिक होता है और आगे चलकर वही मेन हीरोइन सबकी फेवरेट बन जाती है। ये पढ़कर आयरिस भी उसी मेन हीरोइन की दीवानी हो जाती है और सोचती है कि इसका जीवन कितना परफेक्ट है, काश मुझे भी कोई ऐसे ही प्यार करता। लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि ये सब सिर्फ एक फैंटेसी है, असली नहीं, मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ। और जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, यही सब सोचते सोचते हमारी मेन कैरेक्टर आयरिस सो जाती है। अगली बार वो इसी दुनिया में उठती है। कोमा से उठने के बाद मायरा आयरिस को सूप पिलाते हुए कहती है कि जब आप कोमा में थी तब हर रोज मास्टर क्लेम और सिलियम आपको चेक करने आते थे और मास्टर आर्नो ने कहा था कि जैसे ही आप उठें सबसे पहले उन्हें ही खबर दी जाए। ये सुनकर आयरिस पूछती है, मेरे कोमा में रहने के दौरान फादर नहीं आए थे? मायरा जवाब देती है, ऐसा नहीं है, वो 2-3 दिन में एक बार आते रहते थे। मास्टर आर्नो बहुत बिजी रहते हैं, शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं होता। और मैंने ये भी सुना है कि ड्यूक एक पुरानी प्रिंसेस की बेटी को ढूंढ कर ले आए हैं और ड्यूक उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर आयरिस थोड़ा सा उदास होकर जवाब देती है, लेकिन उसे ये सब पहले से पता होता है। तभी मायरा कहती है, मिस इस बार मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, पुडिंग नहीं, फिर भी आप नाराज नहीं हैं?
काश मेरी भी एक बेटी होती, आपकी जैसी प्यारी और शांत। ये सुनकर आयरिस थैंक यू मायरा कहती है, मगर मायरा फिर कहती है मैं खुश हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं इस लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ। ये सुनकर आयरिस पूछती है लग्जरी कैसे? मायरा जवाब देती है आपकी वजह से मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं और मेरा काम बस इतना है कि मैं क्यूट सी बच्ची की देखभाल करूँ। लगता है ये भगवान का आशीर्वाद है। ये सुनकर आयरिस हल्की सी नकली हंसी हंस देती है। उसी वक्त हमें मायरा का एक डार्क साइड भी दिखाया जाता है, जहाँ वो मन ही मन सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द आप मेरी सारी बातें मानने लगेंगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसके बाद मायरा कहती है अब समय हो गया है, आपको ड्यूक के पास चलना होगा। अगले सीन में आयरिस तैयार होकर ड्यूक के कमरे के सामने पहुंचती है। गार्ड उसे अंदर जाने के लिए कहता है। आयरिस सोचती है मुझे पता है अंदर जरूर मेन हीरोइन होगी, लेकिन मैं उदास नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि आगे जाकर ऐसा ही होगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सोचकर आयरिस अंदर जाती है। अंदर सच में मेन हीरोइन चारनो ड्यूक के पीछे छुपी हुई होती है। ये देखकर आयरिस बड़े खुले मुंह से ड्यूक और आर्नो से कहती है हेलो ग्रैंडपा, हेलो फादर, और सोचती है माहौल कुछ ज्यादा ही शांत है। तभी ड्यूक कहता है आगे आओ छोटी फूल जैसी बच्ची, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन आर्नो आयरिस की तरफ देखकर मुंह घुमा लेता है। ये देखकर आयरिस सोचती है इतनी जल्दी मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी, बस थोड़ा सरप्राइज हुआ। तभी ड्यूक फिर कहता है तुमने जिस जगह के बारे में बताया था वहाँ सच में फ्लोटिंग स्टोन मिला है। इसकी वजह से हमारा बिजनेस भी पहले जैसा चलने लगा है और मैंने ये भी सुना है कि जब मैं शहर में नहीं था तब तुमने आर्नो की मदद की। ये सुनकर आयरिस कहती है फादर थोड़े बीमार थे इसलिए मैंने हेल्प की। इसके बाद ड्यूक एक कहावत जैसा कुछ कहता है जिसका मतलब यही होता है कि जो जितना अच्छा काम करेगा उसे उतना अच्छा इनाम मिलेगा। ये समझकर आयरिस अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। फिर ड्यूक कहता है मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर आयरिस मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है मुझे एक विश मिली है, मैं इसे नाम या शोहरत पर खर्च नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। वो ड्यूक के सामने हाथ जोड़कर कहती है मुझे पैसे चाहिए और मेरा एक बैंक अकाउंट है, उसमें आप मुझे 1 मिलियन रोड्स दे सकते हैं। आयरिस बताती है कि रोड्स इस दुनिया की करेंसी है जो लगभग हमारी दुनिया की करेंसी जैसी ही है। इंडियन करेंसी में कितना होगा मुझे खुद नहीं पता। कहानी में वापस आते हैं। ड्यूक सुनकर कहता है क्या तुमने 1 मिलियन रोड्स कहा? आयरिस सिर हिलाकर हाँ कहती है। ये देखकर ड्यूक थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है और पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी करता है। आयरिस सोचती है ये ऐसा मुंह क्यों बना रहा है जैसे इसे पैसे देने का मन ही नहीं है। क्या 1 मिलियन रोड्स बहुत ज्यादा होते हैं? उसी वक्त ड्यूक अपना ब्रेसलेट निकालकर आयरिस के ब्रेसलेट से कनेक्ट करता है। ये बिल्कुल फोन पे की तरह काम करता है और देखते ही देखते आयरिस के अकाउंट में 100 मिलियन रोड्स पहुंच जाते हैं। ये देखकर आयरिस बहुत खुश हो जाती है, भगवान को थैंक यू कहती है और फिर ग्रैंडपा को भी थैंक यू बोलती है। ये देखकर पीछे से आर्नो भी आयरिस को उठाता है और अपने ब्रेसलेट को आयरिस के ब्रेसलेट से कनेक्ट करके उसमें भी 100 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। फिर आर्नो कहता है इतनी छोटी मोटी चीजों पे इतना खुश नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो सीधे मुझसे कह देती। ये देखकर ड्यूक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। उसी वक्त आर्नो फिर से आयरिस के ब्रेसलेट से कनेक्ट करता है और इस बार 1 बिलियन ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर आयरिस पूरी तरह शॉक हो जाती है। अब आयरिस के लिए आर्नो सिर्फ फादर नहीं किसी गॉड से कम नहीं था। वो आर्नो से चिपककर बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त ड्यूक हल्के गुस्से में कहता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन चार्ली को अडॉप्ट करके तुम मेरे ऊपर थोड़ा एहसान कर दो। ये सुनकर आर्नो साफ शब्दों में कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ मैं ये घर घर नहीं खेल रहा, मेरे पास पहले से ही एक प्यारी बेटी है। ये सुनकर आयरिस सोचती है कि आर्नो चाहे जितना मना कर ले स्टोरी तो वही चलेगी जो पहले से लिखी है। यही सोचकर वो कहती है फादर मैं बाहर जाना चाहती हूँ। आर्नो से नीचे उतारते हुए कहता है अभी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बाद में तुम्हें डिनर के लिए बुला लूंगा। ये सुनकर आयरिस हाँ कहती है और बाहर जाते हुए सोचती है कि मेरे जैसी साधारण लड़की कैसे आर्नो की असली बेटी बन सकती है। मैंने पहले ही बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, अब मैं ऑर्फनेज जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। फिर भी ये सब देखकर मुझे थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, बस थोड़ा सा। यही सोचते हुए वो बाहर निकल जाती है। बाहर मायरा पूछती है मिस आप इतनी जल्दी बाहर आ गई, अंदर ऐसा क्या हुआ? आयरिस जवाब देती है मुझे थोड़ा सा पॉकेट मनी मिला है, बस इतना ही, मैं बहुत थकी हुई हूँ इसलिए अब सोने जा रही हूँ। मायरा कहती है तो मैं आपके साथ चलकर बिस्तर तैयार कर दूं? आयरिस कहती है चिंता मत करो मैं अकेले कर लूंगी और बाय बाय कहकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। मायरा उसके पीछे जाना चाहती थी लेकिन आयरिस जा चुकी होती है। मायरा रुककर सोचती है लोग हमेशा क्यूट चीजों के पीछे भागते हैं और मेरा प्लान उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, क्या मुझे भी अपना मिशन इतनी जल्दी पूरा कर लेना चाहिए? उसी वक्त महल के दूसरे हिस्से में दिखाया जाता है कि आयरिस एक जगह छुपकर इधर उधर देखती है और कहती है लगता है आसपास कोई नहीं है, मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ जो घर
छोड़कर भागने वाली है। मैंने अपनी जरूरत की सारी चीजें ले ली हैं। वो महल के अलग अलग कमरों में जाकर दीवारों और सजावट में लगे कीमती स्टोन और सामान इकट्ठा करने लगती है। रास्ते में उसे कुछ और चीजें भी मिलती हैं। वो सोचती है कि मेरे इस मासूम चेहरे की वजह से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। तभी आयरस को मायरा दिखाई देती है, जो सबसे छुपते हुए हाथ में एक बैग लेकर कहीं जा रही होती है। ये देखकर आयरस सोचती है मायरा के हाथ में वो क्या है। उसी वक्त कुछ गार्ड्स की आवाजें आती हैं। तुम इधर ढूंढो, मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाता हूँ। ये सुनकर आयरस तुरंत वहां से भाग जाती है और सोचती है अभी सही समय नहीं है, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। वो ये भी सोचती है कि शायद आज आखिरी रात होगी जब मैं और आर्नो एक साथ डिनर करेंगे। अगले सीन में मायरा बार बार कहती है मिस उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। आयरस धीरे धीरे आंखें खोलती है और कहती है क्या सुबह हो गई? फिर अचानक उठकर कहती है सुबह हो गई, मुझे तो आर्नो के साथ डिनर करना था। मायरा जवाब देती है मास्टर आर्नो के साथ डिनर? लेकिन मास्टर आर्नो तो कल शाम से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले, शायद वो बहुत बिजी हैं। ये सुनकर आयरस कहती है क्या वो कल से कमरे से बाहर नहीं आए? हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहां शाम से रात 9 बजे तक आयरस आर्नो के बुलाने का इंतजार करती रही और फिर वैसे ही सो गई। आयरस सोचती है ऑफ कोर्स मेन हीरोइन आ चुकी है, धीरे धीरे सब लोग मुझे भूलने लगे हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकती हो? मायरा कहती है मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना सुना है कि ड्यूक किसी बात को लेकर परेशान है। ये सुनकर आयरस सोचती है शायद आर्नो मुझे हेट करने लगा है, इसलिए मिलने भी नहीं आया। फिर वो खुद से कहती है मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहती है भूल जाओ उसे। इसके बाद आयरस पूछती है क्या मैं जाकर फादर से मिल सकती हूँ? मायरा कहती है हाँ, सिर्फ आप ही हैं जो ड्यूक से मिलने जा सकती हैं। आयरस खुद को तैयार करती है और ड्यूक से मिलने चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक्सक्यूज मी कहते हुए ड्यूक के कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। अंदर का सीन देखकर आयरस सोचती है फीमेल लीड और कहती है सॉरी, लगता है आप लोग बिजी होंगे। आर्नो कहता है नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, अंदर आ जाओ। ये सुनकर आयरस आगे बढ़ती है और आर्नो की गोद में बैठ जाती है। फिर कहती है फादर, क्या ग्रैंडपा अभी भी आपसे गुस्सा है? ये सुनकर आर्नो कहता है आयरिस क्या तुमने कभी जलती हुई तलवार देखी है? ये सुनकर आयरिस कहती है नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आर्नो जवाब देता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत करीब आ रहा है। 3, 2, 1। इतना कहते ही ड्यूक दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और गुस्से में कहता है बेवकूफ लड़के, तुमने फैमिली की खदान अपने नाम पर कैसे कर ली? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? ये देखकर आयरिस थोड़ी डर जाती है और सोचती है क्या यही ड्रैगन ब्लड की ताकत है? मैंने इसे पहली बार देखा है। उसी वक्त आर्नो शांति से कहता है हाँ, आपने सही कहा, आपको याद नहीं, आपने ही मुझसे वादा किया था कि ये खदान मुझे देंगे। ये सुनकर ड्यूक और भड़क जाता है और कहता है ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, मैंने ये कब कहा था? तभी हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां ड्यूक कहता है आर्नो, तुम कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हो। अगर आगे भी ऐसी बेकार जिंदगी जियोगे तो फैमिली की वसीयत में तुम्हें सिर्फ पीछे का पहाड़ मिलेगा। हमने पहले ही देखा था कि उसी पहाड़ में आयरिस की वजह से फ्लोटिंग स्टोन मिला था जिस पर ड्यूक अब माइनिंग करके पैसा कमा रहा था। अब प्रेजेंट में लौटते हैं जहां आर्नो कहता है आपको याद नहीं, 2 साल पहले आपने कहा था कि आप मुझे पीछे वाला पहाड़ देंगे। ये सुनकर ड्यूक को याद आता है और वो गुस्से में कहता है पागल लड़के, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था और उस वक्त तुमने ही पहाड़ लेने से मना कर दिया था। अब फ्लोटिंग स्टोन मिलते ही तुम अपनी बातों से पलट गए, अभी तुरंत वो पहाड़ वापस करो। आर्नो ठंडे अंदाज में कहता है मैं तो वैसे भी अपनी बातों से पलट जाता हूँ, लेकिन आपको नहीं पलटना चाहिए। आपने कहा था कि पहाड़ मुझे देंगे और अब मैं इसे वापस नहीं करने वाला। ये सुनकर ड्यूक चौंक जाता है और समझ जाता है कि बातों में आर्नो को हराना आसान नहीं है। आगे वो कुछ कह नहीं पाता, बस गुस्से में बड़बड़ाता है। तभी आर्नो फिर कहता है ये सब हो गया तो अब आप प्लीज चले जाइए, मुझे अपनी बेटी से कुछ जरूरी बातें करनी है। ड्यूक कहता है रुको, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन आर्नो उंगली चटकाता है और उसे बाहर भेज देता है। बाहर एक कुत्ता होता है जो ड्यूक के चारों तरफ घूमकर उसे चाटने लगता है जैसे खेलना चाहता हो। ड्यूक हैरान और गुस्से में चिल्लाता है आर्नो, तुम सच में एक अजीब लड़के हो। अंदर आर्नो आयरिस से कहता है ये सब भूल जाओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये कहकर वो मैजिक से आयरिस का डॉल ले आता है और कहता है मैं ये तुम्हें कल डिनर के समय देना चाहता था, लेकिन बिजी होने की वजह से मौका नहीं मिला। डॉल हाथ में लेते ही आयरिस सोचती है शुक्र है ये सेफ है, ये पहले से भी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। वो खुश होकर कहती है थैंक यू फादर, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। आयरिस को इतना खुश देखकर आर्नो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, फिर कहता है मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। उसी वक्त मेन हीरोइन आयरिस की तरफ देखती है और कहती है ये बहुत क्यूट है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? आयरिस डॉल आगे बढ़ाते हुए कहती है हाँ, जितना मन करे उतना छू सकती हो। ये सुनकर मेन हीरोइन आयरिस के गाल पकड़कर खींचने लगती है, फिर दोनों हाथों से खींचते हुए कहती है ये तो बहुत सॉफ्ट है जैसे मिल्क ब्रेड। उसी वक्त आयरिस घबराकर कहती है बड़ी बहन प्लीज रुक जाइए। ये सुनकर मेन हीरोइन रुक जाती है और हैरानी से कहती है तुमने मुझे बड़ी बहन कहा? आयरिस सोचती है क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? फिर बोलती है आप मुझसे बड़ी लगती हैं, इसलिए मैंने आपको बड़ी बहन कहा। ये सुनकर मेन हीरोइन और खुश हो जाती है, आयरिस को कसकर गले लगा लेती है और कहती है तुम 5 साल की हो और मैं 8 साल की हूँ, तो आज से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगी मेरी छोटी बहन, जो आर्नो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद अगले चैप्टर में दिखाया जाता है कि
आयरिस अकेले घूमते हुए सोच रही होती है कि मुझे आज रात किसी भी तरह घर से भागना होगा। अब मेन हीरोइन आ चुकी है और मेरी वजह से ओरिजिनल स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत जल्द मेरी जगह वही ले लेगी। मेन हीरोइन के आने के बाद आर्नो भी बदल चुका है, उसकी नजर अब पहले जैसी नहीं रही। ये सब सोचकर आयरिस खुद से कहती है, मैं फिर से बेकार की बातें सोचने लगी हूँ। ऑफ कोर्स स्टोरी जैसी लिखी गई है वैसी ही चलेगी। आर्नो भी आखिरकार मेन हीरोइन की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसके पास एक अलग सा ऑरा है। उसी वक्त मेन हीरोइन आयरिस को देख लेती है और प्यार से मुस्कुराती है, फिर झूले से उतरकर उसके पास चली आती है। आयरिस नाश्ता करने जा रही होती है तो मेन हीरोइन भी उसके साथ चल देती है। आयरिस पूछती है, क्या तुम्हारे साथ ग्रैंडपा भी आए हैं? मेन हीरोइन कहती है, हाँ ग्रैंडपा आए हैं, लेकिन शाम तक बिजी रहेंगे। ये सुनकर आयरिस सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी में ग्रैंडपा बार बार मेन हीरोइन को बुलाते थे, क्योंकि उसके प्यूरिफाई मैजिक से फैमिली का गुस्सा शांत किया जा सकता था, मगर मेरी वजह से अब सब बदल चुका है। तभी मेन हीरोइन कहती है, रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ, और पुडिंग लेकर आयरिस की तरफ बढ़ाती है। आयरिस सोचती है कि मैं असल में 23 साल की ऑफिस वर्कर हूँ और मुझसे एक बच्ची खाना खिला रही है, कितना अजीब है। फिर भी वो पुडिंग खा लेती है। ये देखकर मेन हीरोइन खुश होकर कहती है, क्यूट क्यूट, तुम बहुत क्यूट हो, और आयरिस से जोर से चिपक जाती है। वो इतनी कसकर पकड़ लेती है कि आयरिस का दम घुटने लगता है। आयरिस मन ही मन सोचती है, कोई आकर मुझे बचा लो, वरना चाइली मुझे मार ही डालेगी। उसी वक्त चाइली कहती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है, इस वजह से मैं परेशान भी थी, लेकिन अब मेरे पास मेरी एक छोटी बहन है, इसलिए मैं थोड़ा सिक्योर महसूस कर रही हूँ। आयरिस कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम भी बहुत जल्द आर्नो की बेटी बनने वाली हो। आर्नो बहुत अच्छे इंसान है, मेरे लिए ढेर सारे टॉय और अच्छा खाना लाते हैं। लेकिन मेन हीरोइन गंभीर होकर कहती है, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसकी बेटी नहीं बनना चाहती, और ये जगह भी मुझे पसंद नहीं। अगर मुझे गार्डियन की जरूरत ना होती तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। ये सुनकर आयरिस सोचती है, क्या चाइली हमेशा से ऐसी थी, या फिर मेरी वजह से स्टोरी बदल गई है? जो भी हो, इसमें मेरी भी गलती है। फिर उसे याद आता है कि मेन हीरोइन के आने के बाद पहला बड़ा हादसा होगा ड्रैगन रूबी क्यूब की चोरी। हमें बताया जाता है कि ये रूबी क्यूब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है और इसका अपना माइंड होता है। ये खुद तय करता है कि इसका मालिक कौन होगा। ऐसे कुल 3 रूबी क्यूब हैं। पहला फ्लेम रूबी क्यूब जो ड्यूक के पास है, दूसरा बैलेंस रूबी क्यूब जो आर्नो के पास है, और तीसरा ड्रैगन बॉल रूबी क्यूब जो आगे चलकर चोरी होने वाला है। आर्नो का बैलेंस रूबी क्यूब हर चीज को संतुलन में रखता है, इसलिए ड्यूक चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। आयरिस परेशान हो जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं आ रहा कि चोरी कौन करेगा। वो सिर पकड़कर सोचती है, मैंने ये नॉवेल इतनी बार पढ़ी है, फिर भी इतनी बातें भूल गई हूँ, क्या मुझे चोरी होने से पहले इसे रोकना चाहिए? फिर वो सोचती है, नहीं, मैं फिर से मेन कैरेक्टर का क्रेडिट नहीं ले सकती। तभी चाइली पूछती है, आयरिस तुम इतनी गहरी सोच पे किस बात को लेकर डूबी हुई हो? आयरिस जल्दी से कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। चाइली फिर बोलती है, अगर तुम्हें कोई भी बात परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। हम ज्यादा समय से साथ नहीं हैं, फिर भी तुम मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगती हो, इसलिए अगर कुछ भी परेशान करे तो मुझसे शेयर करना। ये सुनकर आयरिस नकली हंसी हंसते हुए कहती है, मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं बस ये सोच रही थी कि आज रात के खाने में क्या होगा। चाइली पूछती है, क्या तुम सच कह रही हो? आयरिस कहती है, हाँ सच कह रही हूँ। चाइली मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो। ये सुनकर आयरिस कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि उसके अगले जीवन में हमेशा परेशानियां ही आई थी। उसके पास न परिवार था न दोस्त, फिर भी वो वही नॉवेल बार बार पढ़ती रहती थी। इसलिए नहीं कि उसे वो कहानी पसंद थी, बल्कि इसलिए कि उसमें चाइली को सब लोग प्यार करते थे। आयरिस हमेशा चाइली जैसी बनना चाहती थी, लेकिन अब चाइली खुद उसकी बड़ी बहन बन चुकी थी। यही सोचकर आयरिस कहती है, सिस्टर चाइली आप भी चिंता मत करो, मैं आपको पहले से भी ज्यादा खुश रखूंगी। वैसे यहाँ एक छोटी सी बात साफ कर दूं, शुरू में इस काले बालों वाली लड़की को चाइली एटम कहा गया था, लेकिन अब उसका नाम सायरन दिखाया जा रहा है। मुझे भी ये नाम ज्यादा सही लगता है, इसलिए अब मैं इसे सायरन ही कहूंगा। अब वापस कहानी में आते हैं। आयरिस सोचती है, मैं ओरिजिनल स्टोरी को पूरी तरह बदल दूंगी। मैं आयरन और सायरन की दोस्ती को और मजबूत करूंगी और अपनी फेवरेट हीरोइन सायरन को ओरिजिनल स्टोरी से भी ज्यादा खुश करूंगी। ये सोचकर वो पूरे जोश में आ जाती है। ये सुनकर सायरन 3 बार थैंक यू कहती है और बोलती है, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आयरिस जवाब देती है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। सायरन मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं जरूर बताऊंगी। इसके बाद अगले चैप्टर में दिखाया जाता है कि रात के समय आयरिस अपने सारे सामान को बैग में भरकर अलमारी में छुपा देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर घर से भागना आसान हो जाए। वो सोचती है, मेरा पहला काम पूरा हो गया। उसी शाम मायरा आयरिस को तैयार करते हुए पूछती है, मिस क्या आपने गिफ्ट तैयार कर लिया? आयरिस हैरानी से पूछती है, किस तरह का गिफ्ट? मायरा कहती है, आपको नहीं पता, आज मास्टर आर्नो का बर्थडे है। ये सुनकर आयरिस चौंक जाती है। आर्नो का बर्थडे? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। मायरा कहती है, आप उनकी लाडली बेटी हैं, आपको सबसे पहले गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन आपने तो
भूल ही गई। फिर मायरा धीरे से कहती है, मेरे पास एक गिफ्ट आइडिया है, अगर आप ये आर्नो को दे देंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि आर्नो हमेशा कान में एक जेमस्टोन पहनता है, अगर आप वो जेम ले आओ तो वो कभी स्कैरी मॉन्स्टर में नहीं बदलेगा, और मुझे पता है वो जेम कहाँ मिलेगा। ये सुनकर आयरिस को अजीब लगने लगता है कि मायरा ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी हमें ओरिजिनल स्टोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ यही मेड हीरोइन को बहलाकर जेमस्टोन चोरी करवाती है। अब वही बात फिर से दोहराई जा रही थी। मायरा प्यार से कहती है, मिस क्या आप मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी करोगी? तभी आयरिस को याद आता है कि असली चोर तो मायरा ही है। उसी वक्त मायरा फिर मीठी आवाज में कहती है, आप कितनी अच्छी हैं, हमेशा मेरी हर बात मानती हैं। आयरिस तुरंत मना कर देती है और जीभ दिखाते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ये सुनकर मायरा थोड़ा हिल जाती है और कहती है, मिस लेकिन मैंने हमेशा आपको अच्छे से ट्रीट किया है। आयरिस जवाब देती है, मुझे सिखाया गया है कि चोरी करना बुरा होता है, इसलिए मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मैंने ये सुना ही नहीं। मायरा हंसकर कहती है, तो ठीक है, मैं सबको बता दूंगी कि आप इंसान नहीं बल्कि बीस्ट वुमन हो। फिर वो आगे कहती है कि आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा, मैं बहुत समय से आपकी देखभाल कर रही हूँ। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपने पूरा चॉकलेट मिल्क नहीं पिया, वरना न्यू ईयर पर ही आपका सीक्रेट सबके सामने आ जाता। ये सुनकर आयरिस को याद आता है कि चॉकलेट मिल्क पीने के बाद वो लाइब्रेरी में बीस्ट फॉर्म में बदल गई थी। ये सोचकर वो और डर जाती है। मायरा फिर कहती है, मुझे लगा था जो ड्रग मैंने आपकी चॉकलेट कॉफी में मिलाया था वो असर करेगा, लेकिन वो भी फेल हो गया। कोई बात नहीं, अब मेरी बात ना मानने का पछतावा तुम्हें बहुत जल्द होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आयरिस सोचती है, अब भी सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी जैसा ही चल रहा है। बहुत जल्द सायरन सब सॉल्व करके मायरा को सबके सामने एक्सपोज कर देगी। तब आर्नो का ध्यान भी सायरन की तरफ चला जाएगा और शायद मुझे भी कुछ फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ रहना चाहती थी। लेकिन आज रात के बाद सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज फुल मून है और फुल मून के समय एटम फैमिली की ताकत कमजोर पड़ जाती है। इसी वजह से आज ही चोरी होने वाली है और अगली सुबह सच में ऐसा ही होता है। सुबह सब लोगों की नजर आयरिस पर होती है। लोग आपस में कहते हैं, क्या यही वो लड़की है? दूसरा जवाब देता है, देखने में तो नहीं लगती, लेकिन मायरा तो इसे बहुत पहले से पाल रही थी। ये सब सुनकर आयरिस डर जाती है और सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? तभी उसके सामने एक बटलर आता है और कहता है, मेरा नाम काइलो है और मैं एटम फैमिली के सभी बटलर्स का हेड हूँ। अचानक आने के लिए माफ कीजिए, लेकिन आपको मेरे साथ अभी चलना होगा। ये सुनकर आयरिस सिर हिला देती है। अब सीन ड्यूक के मैंशन में आता है, जहां ड्यूक गुस्से में कहता है, मेरे हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देना। मैंने सुना है कि तुम काले कपड़े पहने एक आदमी के साथ मिलकर इस लड़के का ईयरिंग चुराने में शामिल थी, क्या ये सच है? ये सुनकर आयरिस चौंक जाती है और सोचती है, लगता है ये जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है। उसी वक्त मायरा रोते हुए कहती है, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, मुझे नहीं पता था ये ऐसा करेगी। ड्यूक सख्त आवाज में कहता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे ये भी पता चला है कि तुम एक बीस्ट वुमन हो। अगर सच है तो हाँ कहो, नहीं तो ना, जल्दी जवाब दो। ये सुनकर आयरिस सोचती है, मैं बीस्ट वुमन हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी की है। फिर भी वो कहती है, हाँ मैं बीस्ट वुमन हूँ। इतना कहते ही उसे चक्कर आने लगता है, सब कुछ घूमने लगता है। वो मायरा की तरफ देखती है तो मायरा ईविल तरीके से मुस्कुरा रही होती है। तभी आयरिस समझ जाती है। उसी वक्त लोग चिल्लाने लगते हैं, ये मैजिक था क्या? लड़की कहाँ गई? तभी एक लड़की जोर से चिल्लाती है, उधर देखो छिपकली। सबकी नजर आयरिस पर पड़ती है, जो अब अपने बीस्ट फॉर्म में बदल चुकी थी। ये देखकर आयरिस डर जाती है और भागने लगती है। भीड़ में एक आदमी जानबूझकर उसे कुचलने की कोशिश करता है। उसका पैर आयरिस की पूंछ पर पड़ जाता है। दर्द से आयरिस जोर से चिल्ला उठती है। फिर वो छिपकली की तरह अपनी पूंछ तोड़कर भागती है और दीवार पर चढ़ जाती है। एक आदमी कहता है, देखा ये असली बीस्ट वुमन है, छिपकली वाला बीस्ट सबसे कमजोर होता है। ये सुनकर आयरिस रोने लगती है, मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों ताने सुनने पड़ते हैं। तभी आर्नो आगे बढ़ता है। सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आर्नो हाथ बढ़ाकर कहता है, मेरे पास आ जाओ। आयरिस सोचती है, फादर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होगा, उन्हें रफ स्टाइल छिपकली जैसी चीजें नफरत हैं। सब खत्म हो गया। तभी उसकी नजर अपने डॉल पर पड़ती है जो आर्नो ने दिया था। उसका पैर फिसलता है और वो उसी डॉल की तरफ कूद जाती है। वो सोचती है, शायद मैं मरने वाली हूँ, कम से कम गिरूं तो डॉल पर गिरूं। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से निकलना है। यही सोचते सोचते उसके शरीर से रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाती है। अगले सीन में एक जंगल दिखाया जाता है। आयरिस अपने डॉल पर बेहोश पड़ी होती है। एक लड़का उसे उठाकर कहता है, एक छिपकली जिसकी पूंछ नहीं है, लगता है ये भी मेरी तरह अकेली है, मेरे भी पेरेंट्स नहीं है। ठीक है, आज से तुम मेरी नई पेट हो। जैसा कि पहले एपिसोड में हमने देखा था, आयरिस अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सभी से बचते हुए वहां से टेलीपोर्ट होकर एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक लड़के को आयरिस बेहोश पड़ी हुई मिलती है, तो वो लड़का उसे अपना पेट बनाकर
अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद सीन वापस मैंशन में आता है। आयरिस के गायब होते ही माइला सोचती है ये लाइट कैसी थी, मगर जो भी हो मेरा काम तो खत्म हो चुका है, अब मुझे बस अपने गिल में लौटना है। इतना सोचते ही उसके पीछे अचानक आर्नो आ जाता है। अगले ही पल माइला की जोरदार चीख सुनाई देती है और चारों तरफ खून फैला हुआ दिखाई देता है। आर्नो ने उसके हाथ पर वार किया था। डरते हुए माइला कांप कर कहती है, माय लॉर्ड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आर्नो गुस्से में कहता है, मेरी बेटी कहाँ है? माइला बोलती है, मगर वो तो एक बीस्ट। इतना कहते ही आर्नो अपनी तलवार उठाकर उसे खत्म कर देता है। फिर आर्नो उस मोटे आदमी का नाम लेता है जिसने आयरिस की पूंछ पर पैर रखा था। वो आदमी डर के मारे भागने लगता है, मगर आर्नो पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है। वो आदमी रोते हुए कहता है, लॉर्ड आर्नो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आर्नो बिना रुके उसे भी मार देता है। ये सब देखकर ड्यूक आगे आता है और चिल्लाता है, आर्नो इतनी बड़ी सभा में लोगों को मारना बंद करो। आर्नो अपने मैजिक से रुमाल बुलाकर तलवार का खून साफ करता है और कहता है, अगर आपने ये सब शुरू नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ड्यूक गुस्से में कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे आयरिस को बुलाना पड़ा। अब साबित हो चुका है कि वो चिपकली बीस्ट है, फिर भी तुम उसे अडॉप्ट करना चाहते हो? ये हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात होगी। ये सुनकर आर्नो और भड़क जाता है और अपनी तलवार ड्यूक की तरफ फेंक देता है। ड्यूक अपनी छड़ी से उसे रोक देता है और साइड में गिरा देता है। आर्नो कहता है, मुझे क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगा। वो मेरी बच्ची है, इसलिए जुबान संभाल कर बात करो और जान लो मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ड्यूक थोड़ा परेशान होकर कहता है, ठीक है, मगर बाहर जाकर कोई बड़ी मुसीबत मत खड़ी करना। आर्नो पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, कोई भी उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। ड्यूक पीछे से कहता है, रुको, अपनी लिमिट में रहो, मगर आर्नो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी बटलर कहता है, आपको पता था कि वो नौकरानी जासूस है, फिर भी आपने बच्चे को इतना डरा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए ये कितना डरावना था? आंखें फेरते हुए ड्यूक कहता है, बकवास बंद करो। बटलर पूछता है, क्या आप उसे ढूंढेंगे नहीं? ड्यूक जवाब देता है, मुझे नहीं पता, और वहां से चला जाता है। आसपास खड़े सभी लोग डरे हुए होते हैं। अब सीन बदलता है जंगल की तरफ। वो लड़का आयरिस से कहता है, बम बम, अब से तुम्हारा नाम बम बम है। आयरिस अपने बीस्ट फॉर्म में है और कुछ बोल नहीं पाती। वो मन में सोचती है, जब से मेरी आंख खुली है मैं यही हूँ। अभी भी वो डरावना सपना याद है जहाँ सब मुझे मारने दौड़ रहे थे, फिर मैं बेहोश हो गई और यहाँ इस लड़के के सामने आ गई। वो आगे सोचती है, ये लड़का आगे चलकर मैजिक टावर का ओनर बनेगा। इसका नाम रिचर्ड है। ये भी आर्नो की तरह थोड़ा साइको टाइप है। ओरिजिनल स्टोरी में ये लोगों को तड़पा कर मारता है, मगर अभी ये सिर्फ बच्चा है, इसलिए इतना खतरनाक नहीं है। रिचर्ड कहता है, बम बम, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। ये सुनकर आयरिस सोचती है, अभी ये बच्चा है, मगर आगे चलकर पूरा साइको बन जाएगा जब तक सायरन नहीं आती। सायरन के आने के बाद ही ये सुधरेगा। वो आगे सोचती है, मैंने बहुत कोशिश की इंसान बनने की, मगर अभी तक कोई साइन नहीं दिख रहा। पता नहीं यहाँ आए कितना वक्त हो गया है, मगर मेरी टूटी हुई पूंछ अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये देखकर रिचर्ड हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास पहले से पूछ नहीं थी? फिर मजाक में बोलता है, सॉरी बम बम, मैं मजाक कर रहा था। वो फिर गंभीर होकर कहता है, ये घाव देखकर लगता है कि किसी ने तुम्हें बहुत बुली किया होगा। मैं सही कह रहा हूँ ना? ऑफ कोर्स, इंसानों में हो या किसी भी लिविंग बीइंग में कोई ना कोई बुली करने वाला जरूर होता है। पता नहीं लोगों को दूसरों को परेशान करने में क्या मजा आता है। ये सुनकर आयरिस सोचती है, हाँ, रिचर्ड बचपन से ही गरीब रहा है, उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोग उसे बुली करते थे क्योंकि वो सबसे अलग था, स्मार्ट था, हैंडसम था और मैजिक में भी टैलेंटेड था। फिर भी उसके पास पेरेंट्स नहीं थे, इसी वजह से वो धीरे धीरे सबसे जलने और नफरत करने लगा। तभी रिचर्ड कहता है, बम बम, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा, फिर कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा और बाद में हम उन लोगों से बदला भी लेंगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई होगी। इसलिए कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। ये सुनकर आयरिस मन में कहती है, किस बात की ट्रेनिंग? मैंने तो कुछ भी अग्री नहीं किया। तभी पीछे से एक आदमी आवाज लगाता है, रिचर्ड। रिचर्ड पलट कर कहता है, प्रिंसिपल, मैंने पहले भी कहा है दरवाजा खटखटा कर आया करो। प्रिंसिपल कहता है, पहले ये बताओ आज प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आए? रिचर्ड मुंह फुलाकर बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। प्रिंसिपल कहता है, तुम्हारे दोस्त नहीं है इसलिए तुम स्कूल नहीं जाते, ठीक है, मगर अब प्रैक्टिस भी छोड़ दी। रिचर्ड गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं है। कहते कहते उसका हाथ गलती से आयरिस के सिर पर पड़ जाता है। आयरिस छिपकली की भाषा में हल्की आवाज निकालती है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है, रिचर्ड, मैंने कहा था ना यहाँ पेट अलाउड नहीं है। रिचर्ड घबरा कर बोलता है, प्रिंसिपल आप क्या कह रहे हो? यहाँ कुछ भी नहीं है। मगर प्रिंसिपल साफ साफ आयरिस को देख रहा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे पीछे साफ देख सकता हूँ, इसे यहाँ से हटाओ। ये सुनकर रिचर्ड गुस्से में आ जाता है, चाहे आप प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, मेरे सामान को छूने की कोशिश मत करना। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बहुत साल पहले एक ईमानदार आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक दिन उसे भगवान की आवाज सुनाई दी जिसने कहा, तलवार उठाओ और इस जमीन को आजाद करो। इसके बाद भयानक युद्ध शुरू हुआ। उस आदमी ने अपनी समझदारी और भगवान के आशीर्वाद से दुश्मनों को हरा दिया और युद्ध जीत लिया। मगर युद्ध बहुत खतरनाक था, बच्चे औरतें सब मारे गए और उसने अपनी फैमिली भी खो दी। इसके बाद वो अपनी पहचान छुपाकर गायब हो गया। लोगों में बस यही सवाल रह गया कि जीत के बाद हीरो कहाँ गया। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं।
आयरिस सोचती है, मुझे पता है यही प्रिंसिपल असल में वो हीरो है जिसे आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है, रिचर्ड, मैं तुम्हें इससे अलग नहीं करना चाहता, मैं बस इसे किसी अच्छी जगह छोड़ना चाहता हूँ। रिचर्ड बोलता है, मैं इसे अच्छे से रख सकता हूँ। इतने में आयरिस टेबल से उतरकर नीचे आ जाती है। चौंक कर रिचर्ड कहता है, बम बम, तुम क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल कहता है, तो ये एक छिपकली है। आयरिस धीरे से प्रिंसिपल के सामने सिर झुकाती है। वो बार बार सिर ऊपर नीचे करती है। प्रिंसिपल कहता है, लगता है इसे इंसानों की बातें समझ आती हैं और इसके शरीर से मुझे मैजिक भी महसूस हो रहा है। शायद ये कोई स्पिरिचुअल छिपकली है। थोड़ा सोचकर वो कहता है, ठीक है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, मगर इसे अच्छे से सिखाना। अब देर हो गई है, मैं चलता हूँ, और हाँ, कल से प्रैक्टिस मत छोड़ना। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही रिचर्ड दौड़कर आयरिस के पास आता है। बम बम, अभी जो तुमने किया वो क्या था? क्या तुम्हें सच में इंसानों की बातें समझ आती हैं? तुम दुनिया की सबसे स्पेशल लिजर्ड हो। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ये कहकर वो आयरिस को उठाकर घुमाने लगता है। आयरिस मन में सोचती है, ऐसा नहीं होगा, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तभी रिचर्ड कहता है, अगर तुम मुझे छोड़कर भागी तो मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने तक ढूंढ लाऊंगा। फिर वो अचानक आयरिस को चूम लेता है। आयरिस पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बाद वो उसे प्यार से पकड़ लेता है और आयरिस मन ही मन सोचती है कि भूलो मत, ये एक पागल सा साइको है और पता नहीं क्यों मुझे अपने फादर की याद आ रही है। और आखिर में हमें आर्नो की तस्वीर दिखती है जो कहता है, हेलो मेरी प्यारी बेटी। इसके बाद अगले सीन में खाने के समय रिचर्ड आता है, जिसे देखकर कुछ लड़के बातें करने लगते हैं कि देखो वो आ गया, इसका नाम रिचर्ड है। मगर रिचर्ड मन ही मन बहुत खुश होता है कि मैं ये खाना लेकर बम बम के लिए भी कुछ ले जाऊंगा। उसी वक्त उसे उन लड़कों की बातें सुनाई देती हैं जो कहते हैं, इसे देखो, पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, प्रैक्टिस पर भी नहीं आया, मगर खाने के टाइम पर ठीक आ गया। दूसरा लड़का कहता है, पता नहीं फिर भी प्रिंसिपल इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, इसके लिए पर्सनल कमरा भी है। तीसरा कहता है, ये पहले गुलाम था, शायद इसलिए प्रिंसिपल को इस पर तरस आ गया होगा। इसे ऐसे समझो जैसे किसी का पालतू जानवर जो बस आराम करता रहता है। ये सब कहकर वो हंसने लगते हैं। तभी रिचर्ड आगे बढ़ता है और अपने खाने की प्लेट उस लड़के के सर पर मारकर कहता है, लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और सबको स्टूपिड पिग कह देता है। वो लड़का गुस्से में कहता है, अभी तुमने क्या कहा? रिचर्ड बोलता है, वहीं पड़े रहो, उठने की कोशिश मत करना। लड़का कहता है, तू ये ठीक नहीं कर रहा, याद है ना क्या होगा? रिचर्ड गुस्से में बोलता है, रुको, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, और अपना मैजिक एक्टिवेट करने लगता है। तभी पीछे से प्रिंसिपल आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, रिचर्ड, मैंने कहा था ना, इंसानों पर कभी मैजिक यूज मत करना। रिचर्ड बोलता है, आपने सुना ना इन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? प्रिंसिपल कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा मैजिक यूज करो जिससे लोग मर भी सकते हैं। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में कहता है, क्या फर्क पड़ता है अगर ये मर जाएं, वैसे भी ये लोग मुझे मारना ही चाहते हैं। प्रिंसिपल कुछ कहने ही वाले होते हैं कि रिचर्ड चिल्लाता है, सॉरी, आपको कुछ भी नहीं पता, और वहां से भाग जाता है। प्रिंसिपल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रिचर्ड चला जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल घायल बच्चों को इन्फर्मरी ले जाते हैं। दूसरी तरफ आयरिस सोच रही होती है कि रिचर्ड ने कहा था वो खाना लाएगा, मगर वो है कहाँ? तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो बिस्तर के नीचे छुप जाती है। वहां प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं, छिपकली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? रिचर्ड भाग गया है, डर मत, बाहर आ जाओ। आयरिस धीरे धीरे बाहर आती है। प्रिंसिपल कहते हैं, जैसे मैंने सोचा था, ये इंसानों की भाषा समझती है, और हाथ बढ़ाकर कहते हैं, क्या तुम रिचर्ड को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? अगले सीन में प्रिंसिपल पेड़ों की टहनियों से कूदते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बम बम, क्या तुम्हें रिचर्ड की खुशबू आ रही है? आयरिस सोचती है, स्मेल तो पता नहीं, ऐसे चला तो मैं गिर जाऊंगी। प्रिंसिपल कहते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आसपास ही होगा। आयरिस थककर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और प्रिंसिपल समझ जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, शायद वो गांव में गया होगा, उसे ऐसी जगहें पसंद हैं, और तुम सेंसिटिव हो क्योंकि तुम छिपकली हो। फिर प्रिंसिपल नीचे उतरकर कहते हैं, तुम यहीं रुको, गांव अंदर से खतरनाक है, अगर तुम्हें पहले रिचर्ड मिले तो मुझे बताना, ये मेरा सेंट है और इसमें रिचर्ड की खुशबू है। आयरिस सोचती है, मैं छिपकली हूँ, कुत्ता नहीं। लेकिन रुमाल सूंघते ही उसे एक चमकती हुई लाइट दिखती है जो गांव की तरफ जा रही होती है। प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, मैं जाता हूँ, ध्यान रखना। आयरिस सोचती है, पता नहीं मैं उसे ढूंढ पाऊंगी या नहीं, मगर मुझे कोशिश करनी चाहिए। और हैरान होकर सोचती है, क्या छिपकली की सूंघने की ताकत कुत्ते से भी तेज है? अगले सीन में आयरिस सच में कुत्ते की तरह सूंघते हुए रिचर्ड को ढूंढ लेती है। वो पीछे से उसके कंधे पर चढ़ जाती है। रिचर्ड उसे देखकर आंसू पोंछते हुए कहता है, बम बम, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, इतने छोटे शरीर से इतनी दूर आ गई हो, तुम थक गई होगी। ये सुनकर आयरिस मन में सोचती है, हाँ, सच कहूँ तो मैंने तो अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तभी रिचर्ड कहता है, सॉरी बम बम, आज कुछ बहुत बुरा हो गया था, इसीलिए मैं वापस नहीं आ पाया। लेकिन चिंता मत करो, जिन्होंने ये सब किया था मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर आयरिस सोचती है, पक्का इसने उन बच्चों को पकड़कर टॉर्चर किया होगा। रिचर्ड फिर कहता है, खासकर वो लड़का जो हमेशा कहता रहता है कि उसे गोद लिया गया है और अपने नए पेरेंट्स की बातें करता रहता है, बहुत डिस्गस्टिंग है। और बम बम, ये मत समझना कि मैं उनसे जलता हूँ, बस मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे पास भी तो पेरेंट्स नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ, है ना? आयरिस मन में कहती है, 100% जलन है।
इसमें कोई शक नहीं। फिर रिचर्ड धीरे से बोलता है, कभी कभी लगता है मेरे माता पिता ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया। अगर उन्हें मैं पसंद नहीं था तो मुझे पैदा ही क्यों किया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मुझे अकेला छोड़ दें, जैसे पहले था। ये सुनकर आयरिस सोचती है, ओरिजिनल स्टोरी में इसे बाद में पता चलता है कि इसका परिवार जिंदा है और तब जाकर ये बदलता है। फिर आयरिस मन में प्लान बनाती है, पहले रिचर्ड को फैमिली मिलेगी, फिर सायरन आएगी और फिर स्टोरी सही ट्रैक पर जाएगी। ये सोचकर वो उसके कंधे से उतर जाती है और इशारों में कहती है, चिंता मत करो रिचर्ड, तुम्हें तुम्हारे परिवार ने नहीं छोड़ा है। बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाऊंगी, लेकिन अभी हमें वापस चलना चाहिए। प्रिंसिपल परेशान हो रहे होंगे। वो अपनी चूचू वाली आवाज में ये सब कहती है। रिचर्ड कुछ नहीं समझ पाता, बस उसका सिर सहलाते हुए कहता है, थैंक यू बम बम, मुझे ढूंढने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। तुम छिपकली होकर भी इंसानों से ज्यादा अच्छी हो। इतना सुनकर आयरिस जोर से चीख देती है। रिचर्ड घबरा जाता है। बम बम, तुम ठीक हो ना? कहीं बुखार तो नहीं हो गया? आयरिस सोचती है, ये तो नॉर्मल छींक थी। रिचर्ड फिर कहता है, बाहर ज्यादा देर रहने की वजह से हुआ होगा, ठंड भी बढ़ रही है, चलो घर चलते हैं। दोनों वापस चलने लगते हैं। तभी आयरिस रिचर्ड को खींचकर दूसरी दिशा में इशारा करती है। रिचर्ड उधर मुड़ जाता है। वहीं सामने प्रिंसिपल लोगों से पूछ रहे होते हैं, क्या आपने इस लड़के को देखा है? एक बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ वो रहा उधर। प्रिंसिपल दौड़कर रिचर्ड के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। दूर से आयरिस ये सब देखकर सोचती है, पता नहीं ये सच में खुश है या नहीं। रिचर्ड की आंखें नम हो जाती हैं। अगले सीन में सब वापस ऑर्फनेज पहुंच चुके होते हैं। आयरिस हमेशा की तरह कूल स्टाइल में बैठी होती है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं? लगता है तुम नॉकटर्न लिजर्ड हो जो रात में जागता है। आयरिस सोचती है, नहीं बस नींद नहीं आ रही। प्रिंसिपल फिर कहता है, बम बम थैंक यू, तुम्हारे आने के बाद रिचर्ड काफी खुश रहने लगा है। वो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से बहुत अकेला है। लोग उसे परेशान करते हैं क्योंकि वो जादू जानता है। मुझे लगता है उसका परिवार उसे कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। ये कहकर प्रिंसिपल चला जाता है। उसके जाने के बाद आयरिस मुश्किल से बिस्तर पर चढ़कर लेट जाती है। वो रिचर्ड को देखते हुए सोचती है, तुम सोते हुए बिल्कुल एंजल लगते हो, सच में बहुत सुंदर हो। तभी अचानक आयरिस की पीठ पर खुजली होने लगती है और आयरस भी खुद को खुजाने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ पीठ तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए वो थककर वहीं लेट जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं अब इस तरह छिपकली बनकर नहीं रहना चाहती, मैं फिर से इंसान बनना चाहती हूँ, मुझे पहले जैसा बनना है। और फिर वो आंख बंद करके दिल से विश करती है कि जब मैं सुबह आंख खोलूं तो फिर से इंसान बन चुकी हूँ। और यही सोचते सोचते वो सो जाती है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिचर्ड बहुत थका हुआ नजर आता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं और वो खुद से बड़बड़ाता है कि मैंने कल सुबह की प्रैक्टिस मिस कर दी थी, इसलिए मुझे सॉरी भी बोलना पड़ा और उसी वजह से आज मुझे और ज्यादा देर तक ट्रेनिंग करनी पड़ी और इसी वजह से मैं सबको हेट करता हूँ। मैं जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो जाता ताकि मुझे इन सब का चेहरा दोबारा कभी ना देखना पड़े। इतना कहकर वो गुस्से में एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है और बोलता है, बम बम मैं आ गया हूँ और शायद तुम्हें भूख भी लगी होगी, थोड़ा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। मगर इतना कहते ही रिचर्ड अचानक वहीं जम जाता है क्योंकि सामने आयरिस अपनी इंसानी फॉर्म में खड़ी होती है और उसने रिचर्ड के कपड़े पहन रखे होते हैं। उसे देखकर रिचर्ड कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाता। फिर अचानक होश में आकर चिल्लाता है, तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आई हो? और ऐसा बोलते हुए पीछे हटने लगता है। उसी वक्त आयरिस भी घबराकर कहती है, रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो। मगर रिचर्ड गुस्से में बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम्हें पता नहीं तुम गलत जगह पर हो और यहाँ से अभी निकल जाओ। तभी उसकी नजर आयरिस के हाथ पर पड़ती है जहाँ उसकी छिपकली वाली स्किन का निशान दिख रहा होता है। ये देखकर रिचर्ड फिर से पूरी तरह से जम जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है। वो डर और गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मेरे बम बम के साथ क्या किया? और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त उसे प्रिंसिपल की कही हुई बातें याद आ जाती हैं कि तुम्हारी ये ताकत बहुत रिस्की है, अगर सही से इस्तेमाल नहीं की तो सामने वाला मर भी सकता है। ये सोचकर रिचर्ड खुद को रोकता है और धीरे धीरे शांत होने की कोशिश करता है। वो मन में कहता है, नहीं, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये बहुत खतरनाक होगा। इसी दौरान अंदर से आवाजें सुनकर प्रिंसिपल भी ऊपर आ रहा होता है। तभी रिचर्ड चिल्लाकर कहता है, जल्दी से बम बम को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी चले जाओ। आयरिस भी उसे समझाने की कोशिश करती है मगर रिचर्ड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तभी प्रिंसिपल वहां पहुंच जाता है और पूछता है, रिचर्ड यहाँ ये सब क्या हो रहा है? रिचर्ड गुस्से में कहता है, सर देखिए, ये एक अजीब लड़की मेरे कमरे में घुस आई है और पागलों की तरह बोल रही है कि यही बम बम है। ये सुनकर प्रिंसिपल ध्यान से आयरिस को देखने लगता है, फिर कुछ सोचकर पूछता है, क्या तुम एक बीस्ट वुमन हो? इसके बाद अगले सीन में प्रिंसिपल बोलता है, तो तुम असल में 5 साल की लड़की हो जो एक छिपकली वाली बीस्ट है और तुम्हारा कोई गार्जियन भी नहीं है।
मैंने सही समझा ना? ये सुनकर आयरिस बहुत ही मासूमियत से सिर हिलाकर जवाब देती है। ये सब देखकर रिचर्ड अभी भी हैरान होता है कि सच में यही बम है। फिर प्रिंसिपल कहता है, तो तुम्हारा नाम आयरिस है और तुम एक बीस्ट मैन हो। बीस्ट मैन या बीस्ट वुमन वो होते हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। ये लोग ज्यादातर ट्रॉपिकल रिजॉर्ट में रहते हैं, इसलिए यहाँ इन्हें देखना बहुत ही मुश्किल होता है। ट्रॉपिकल रिजॉर्ट का मतलब ऐसी जगह जहाँ पूरे साल गर्मी रहती है, और इसलिए ये लोग बहुत रेयर होते हैं। सच कहूँ तो मैंने भी पहली बार किसी बीस्ट वुमन को देखा है। इसी दौरान आयरिस अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने उस रात विश मांगी थी कि मैं फिर से इंसान बन जाऊं, और सुबह बिना कुछ समझे मैं सच में इंसान बन गई। अगर ये थोड़ी देर बाद होता तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। तभी प्रिंसिपल धीरे से पूछता है, आयरिस मुझे माफ करना, मगर मुझे ये जानना जरूरी है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा हैं या कोई और परिवार है? ये सुनकर आयरिस कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक उसे आर्नो का चेहरा याद आ जाता है और वो डर के मारे चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल समझ जाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। मगर अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है, मुझे बीस्ट मैन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर जिसने भी इस छोटी बच्ची को उसके माता पिता से अलग किया है वो बहुत बड़ा कमीना है। फिर वो आयरिस से कहता है, ठीक है आयरिस, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? ये सुनकर आयरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी एक्साइटेड होती है कि अपने टेल पर कंट्रोल नहीं रख पाती और जोर जोर से हिलाने लगती है। फिर उसे एहसास होता है और वो शर्माते हुए अपनी पूंछ छुपाने की कोशिश करती है और माफी मांगती है कि मैंने इसे छुपाने की कोशिश की मगर कंट्रोल नहीं कर पाई। प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मैं जब कैपिटल जाऊंगा तो बीस्ट मैन के बारे में सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर आयरिस पूछती है, क्या आप कैपिटल जा रहे हैं? प्रिंसिपल कहता है, हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा। ये सुनकर आयरिस सोचती है, मुझे याद आ रहा है, कालिल फैमिली भी कैपिटल में रहती है, जो रिचर्ड के असली माता पिता हैं। और वो चुपचाप रिचर्ड को देखने लगती है। रिचर्ड उसकी नजर महसूस करके कहता है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? इसके बाद अगले चैप्टर में हमें दिखाया जाता है जहाँ रिचर्ड एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखो ये मेरा स्पेशल ज्वेलरी बॉक्स है। ये सुनकर आयरिस भी उत्सुक होकर पूछती है, रिचर्ड क्या ये सब कुछ तुमने खुद इकट्ठा किया है? रिचर्ड गर्व से जवाब देता है, हाँ, ये सब मैंने अलग अलग जगह घूमते हुए इकट्ठा किया है, ये सब मेरा कलेक्शन है। फिर वो एक एक करके दिखाता है, जैसे ये कॉर्न शेल, ये लाल पत्ते और ये मरा हुआ सेंट पीट का शरीर। ये देखकर आयरिस पूरी तरह डर जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, तुमने ये सब क्यों अपने पास रखा हुआ है? ये बहुत डरावना है। रिचर्ड आराम से कहता है, मुझे ये देखने में कूल लगा इसलिए उठा लिया। आयरिस तुरंत बोलती है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है, ये बहुत अजीब है। फिर आयरिस बताती है कि उसे यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये जंगल ऑर्फन हाउस के बहुत करीब है, इसलिए रिचर्ड उसे जंगल में ले आया था, ये कहकर कि यहाँ उसका एक सीक्रेट प्लेस है। मगर ये सीक्रेट निकला मरे हुए सेंट पीट की लाश और कुछ अजीब चीजें। हालांकि वहाँ कुछ सुंदर चीजें भी थी। तभी रिचर्ड एक चमकदार स्टोन निकालकर कहता है, ये देखो, ये कितना सुंदर है ना, ये मुझे कल मिला था। इसे देखकर आयरिस थोड़ा चौंक जाती है और सोचती है, ये तो आर्नो का स्टोन है जिसे वह कानों में पहनता था। रिचर्ड उत्साह से पूछता है, बम बम, क्या तुम्हें ये पसंद आया? आयरिस तुरंत कहती है, पहली बात, मेरा नाम आयरिस है। रिचर्ड हंसकर बोलता है, मुझे पता है, मगर मेरे लिए तुम बम बम हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम हमेशा बम बम रहोगी। ये सुनकर आयरिस मन में सोचती है, इसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ये सच में थोड़ा साइको है। फिर भी आयरिस की नजर बार बार उस स्टोन पर जा रही थी, जिसे देखकर रिचर्ड कहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आयरिस हैरान होकर पूछती है, क्या सच में? रिचर्ड कहता है, हाँ, मगर अगर मैं तुम्हें दूं तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, तो मुझे क्या दोगी? ये सुनकर आयरिस सोच में पड़ जाती है कि वह उसे क्या दे सकती है। तभी उसे याद आता है कि उसने वादा किया था कि वह रिचर्ड को उसके असली परिवार से मिलाएगी। यही सोचकर वो कहती है, रिचर्ड, मैं तुम्हें कैपिटल ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर रिचर्ड बिना सोचे तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। आयरिस शॉक हो जाती है कि उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। रिचर्ड बोलता है, मुझे कैपिटल बिल्कुल पसंद नहीं है, वहां बहुत गंदगी है, बहुत लोग हैं, बहुत शोर है और मुझे ऐसी जगह से नफरत है। आयरिस उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत सारी कैंडी मिलती है और एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर रिचर्ड थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और पूछता है, कैसा सरप्राइज? आयरिस मुस्कुराकर कहती है, ये अभी सीक्रेट है, मगर मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। रिचर्ड शक से पूछता है, सच में कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद आएगा? आयरिस सिर हिलाकर हाँ कहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद रिचर्ड आखिरकार मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं कैपिटल जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर आयरिस बहुत खुश हो जाती है और उछलने लगती है, मगर तभी रिचर्ड अचानक आयरिस के बहुत करीब आ जाता है और गंभीर आवाज में कहता है, लेकिन अगर वहाँ का सीक्रेट गिफ्ट मुझे पसंद नहीं आया तो याद रखना, वैसे भी हम दोनों के पास कोई
कोई फैमिली नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ ही फैमिली बनकर रहना होगा। क्या तुम ये वादा करती हो? आयरस थोड़ी देर सोचती है, फिर धीरे से सिर हिलाकर कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ। इसके बाद अगले सीन में आयरस जमीन पर ड्राइंग बनाकर रिचर्ड को अपना प्लान समझाती है। वो कहती है, कल सुबह प्रिंसिपल कैपिटल के लिए निकलेंगे, उन्हें एक कैरेज चाहिए होगा। जब लोग कैरेज लेकर आएंगे और प्रिंसिपल उनसे बात करेंगे, तब हमें चुपके से उस कैरेज में छुप जाना होगा। अगर हम किसी की नजर में आए बिना छुपे रहे तो हम सीधे कैपिटल पहुंच जाएंगे और प्रिंसिपल को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रिचर्ड बहुत शांत होकर उसकी बात सुनता रहता है, फिर कहता है, तुम बहुत लापरवाह हो, हम जल्दी पकड़े जाएंगे और तुम्हें प्रिंसिपल का नेचर पता है, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो कभी हमें जाने नहीं देंगे। आयरस हंसते हुए कहती है, तो क्या हुआ, अगर मैं छुपने में एक्सपर्ट बन जाऊं तो ये बहुत रोमांचक होगा, और अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन रिचर्ड कहता है, कैपिटल पहुंचने में पूरा हफ्ता लग जाएगा। ये सुनते ही आयरस की हंसी बंद हो जाती है और वो परेशान होकर कहती है, नहीं, मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। फिर वो मन ही मन सोचती है, मगर मुझे किसी भी तरह कैपिटल पहुंचना होगा ताकि मैं रिचर्ड को उसके परिवार से मिला सकूं, आर्नो का स्टोन वापस कर सकूं, बैंक से पैसे निकाल सकूं और फिर वापस आ सकूं। मुझे ये सब करने के लिए वहां जाना ही होगा। वो इन्हीं सब बातों में खोई रहती है। तभी रिचर्ड उसे देखकर कहता है, बम बम, तो मतलब तुम्हें किसी भी हालत में कैपिटल पहुंचना है ना? तो ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ये सुनकर आयरस बहुत खुश हो जाती है और रिचर्ड भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ, मैंने पहले ही वादा किया था कि हम दोनों एक फैमिली बनेंगे, इसलिए बूम बूम जो भी करना चाहेगी मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। ये सुनकर आयरस का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो उत्साह में कहती है, तो तय रहा, कल सुबह हम कैपिटल के लिए निकलेंगे। इसके बाद अगला सीन हमें सुबह का दिखाता है, जहाँ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा आयरस ने प्लान किया था। प्रिंसिपल बाहर आकर कैरेज के ओनर से बात करने लगते हैं और सफर की सारी तैयारी करने लगते हैं। उसी वक्त आयरस और रिचर्ड चुपचाप कैरेज के अंदर जाकर छुप जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि अंदर काफी जगह होगी और आराम से बैठ पाएंगे, मगर असल में वो जगह बहुत ही छोटी और तंग होती है। दो लोगों के लिए वहां ठीक से बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कैरेज के अंदर अंधेरा था और हल्की सी बदबू भी आ रही थी। रिचर्ड थोड़ा बेचैन होकर आयरस का नाम लेकर कुछ कहना चाहता था, मगर तभी आयरस बहुत ही प्यारी आवाज में मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या हुआ, क्या ये जगह बहुत छोटी लग रही है? उसके क्यूट चेहरे को देखकर रिचर्ड का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो जल्दी से सिर घुमाकर कहता है, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। उसी वक्त बाहर से आवाज आती है, तो ठीक है, अब चलें। और फिर कैरेज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अंदर दोनों का बैलेंस बिगड़ने लगता है क्योंकि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था और कैरेज जोर जोर से हिल रहा था। दोनों एक दूसरे से टकराते रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे ये सफर सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन अर्नो के महल का दिखाया जाता है, जहाँ सायरन अर्नो को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने प्यूरिफाई मैजिक का इस्तेमाल करके उसके दिल को हल्का करने की कोशिश करती है, मगर अर्नो पर इसका कोई असर नहीं होता। वो पहले की तरह ही परेशान और बेचैन रहता है। सायरन मन ही मन सोचती है कि मैं जिस पर भी ये मैजिक इस्तेमाल करती हूँ वो 10 मिनट में रिलैक्स हो जाता है, मगर अर्नो पर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। कुछ देर बाद अर्नो अचानक अपना हाथ हटा लेता है और उठकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर सायरन घबरा कर कहती है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्नो गुस्से में जवाब देता है, मुझे और नहीं चाहिए, ये सब मेरे लिए टाइम की बर्बादी है और तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ये कहकर वो जोर से दरवाजा बंद करता है और वहां से निकल जाता है। सायरन अकेली कमरे में खड़ी रह जाती है। बाहर निकलकर अर्नो और ज्यादा परेशान नजर आता है। आयरिस के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था और अंदर से पागल सा हो गया था। तभी पास से लाल बालों वाला लड़का कहता है, डैड थोड़ा रुकिए, हम भी आ रहे हैं। अर्नो रुककर पूछता है, क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? तभी काले बालों वाला लड़का जिसका नाम सिलियम था आगे आकर कहता है, मैं हर दिन रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ मगर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द उसे ढूंढ लाऊंगा। लाल बालों वाला लड़का भी बोलता है, हाँ, आयरिस के यहाँ से भागने की कोई वजह नहीं है, वो जरूर वापस आएगी। सिलियम भी शांत आवाज में कहता है, आप बस शांत रहिए, आयरिस आपको इस हालत में कभी नहीं देखना चाहेगी। ये सुनकर अर्नो गहरी सांस लेता है और पूछता है, आयरिस के बैंक अकाउंट के बारे में क्या पता चला? लाल बालों वाला लड़का जवाब देता है, सब पहले जैसा ही है। मैंने बैंक वालों को समझा दिया है कि अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत हमें बताएं और अगर किसी ने जानकारी छुपाई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर तीनों आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के पास पहुंचते हैं। तभी अर्नो के दिमाग में एक तस्वीर बनती है जहां आयरिस मुस्कुराते हुए कह रही होती है, गुड मॉर्निंग डैड, मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। लेकिन ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। सच्चाई में कमरा खाली था और आयरिस वहां नहीं थी। अर्नो धीरे धीरे जाकर उसके बिस्तर के पास बैठ जाता है और रोज की तरह वहां बैठकर सोचने लगता है। वो मन ही मन कहता है, शुरुआत में मेरे लिए ये सब बस एक खेल था, मैं बस क्यूरियस था कि वो लड़की आखिर है कौन, और उस वक्त मैं अपनी जिंदगी से बहुत बोर हो चुका था, इसलिए कुछ नया करना चाहता था। एक ऐसा खेल जहाँ एक पिता अपनी बेटी से प्यार करता है और एक प्यारी सी बेटी अपने पिता से। लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं इससे भी बोर हो जाऊंगा तो इसे छोड़ दूंगा, मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल
गया। वो नकली बेटी जिसे मैं सिर्फ दिखावे के लिए प्यार करता था, धीरे धीरे मेरी असली बेटी बन गई और अब मैं उसे दिल से चाहता हूँ। वो मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है। ये सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो चुपचाप बिस्तर को देखता रहता है। तभी लाल बालों वाला लड़का पास आकर पूछता है, डैड क्या आप ठीक हैं? आप बहुत देर से ऐसे ही बैठे हैं। अर्नो धीरे से कहता है, लियम आज मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, इसलिए मेरे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, मगर आप तो जल्द ही ड्यूक डैंसन से मिलने वाले थे। अर्नो जवाब देता है, वो भी कैंसिल कर दो। दोनों फिर कहते हैं, मगर इस मीटिंग की तैयारी 2 महीने से चल रही थी, आप खुद इसका इंतजार कर रहे थे। मगर अर्नो बिना कुछ सुने बाहर चला जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझसे जरूर कोई बड़ी गलती हो गई है। बाहर की दुनिया भी सुरक्षित नहीं है। मेरी प्यारी बेटी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। इसके बाद सीन बदलकर दूसरी तरफ आता है, जहां आयरिस और रिचर्ड कैरेज के अंदर बैठे होते हैं और सफर जारी रहता है। तभी कैरेज रुकता है और बाहर आवाज आती है कि थोड़ा ब्रेक लिया जाएगा। उसी वक्त प्रिंसिपल पास आते हैं और अचानक कैरेज की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है तुम दोनों ने क्या किया है? अगर हम कैरेज के अंदर चेक नहीं करते तो तुम वहीं फंसे रह जाते। जो भी हो, अब इस बात को छोड़ो। बगल के गांव से हम दूसरा कैरेज ले आएंगे जो सीधा तुम्हें घर पहुंचा देगा। ये सुनकर आयरिस भी धीरे से कहती है, मुझे भी कैपिटल में कुछ काम है, प्लीज मुझे भी अपने साथ आने दो। ये सुनकर प्रिंसिपल गंभीर होकर कहते हैं, कैपिटल बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। रात के टाइम वहाँ पूरा शहर गुंडों से भरा रहता है और वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चों को पकड़कर उन्हें स्लेव बनाकर दूसरी जगह बेच देते हैं। ये सुनकर आयरिस थोड़ा डर जाती है, मगर फिर भी कहती है, मगर मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल तुरंत जवाब देते हैं, फिर भी तुम्हारे लिए सिटी में जाना बहुत खतरनाक है। तुम्हें जो भी काम है मुझे बता दो, मैं खुद संभाल लूंगा। आयरिस कुछ कहना चाहती है मगर शब्द नहीं मिलते और वो चुप हो जाती है। ये देखकर रिचर्ड आगे आकर कहता है, प्रिंसिपल प्लीज हमें जाने दीजिए। मैंने बम्बम से वादा किया है कि मैं उसे कैपिटल लेकर जाऊंगा। मगर रिचर्ड की बात पूरी भी नहीं होती कि आयरिस बीच में बोल पड़ती है, मुझे ये स्टोन टुमुक फैमिली में लौटाना है। ये सुनकर रिचर्ड थोड़ा चौंक जाता है और ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है। आयरिस आगे कहती है, मैं टुमुक फैमिली को जानती हूँ और वे लोग भी मुझे पहचानते हैं। अगर मैं खुद जाकर ये स्टोन नहीं दूंगी तो वे इसे वापस नहीं लेंगे, और अगर आप अकेले लेकर गए तो वे आपको चोर समझ सकते हैं। प्रिंसिपल हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम सच में टुमुक फैमिली को जानती हो? आयरिस सिर हिलाकर कहती है, हाँ, यहाँ आने से पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तभी से वे लोग मुझे जानते हैं। और फिर वो माफी मांगते हुए कहती है, सर आपको परेशान करने के लिए सॉरी, मगर ये स्टोन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं गई तो वे लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी पीछे से कैरेज वाला मालिक बोल पड़ता है, मैं सब सुन रहा हूँ, फैमिली ड्रामा बाद में करना, अभी चलना जरूरी है। ये सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में कहते हैं, क्या तुम्हें दूसरों की बातें सुनने का शौक है? अपने काम पर ध्यान दो। कैरेज वाला हंसकर कहता है, सॉरी सर, मगर हमें बहुत दूर जाना है, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा होगा। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या 10 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते? हमें पहले बात पूरी करने दो। उसी वक्त आयरिस इमोशनल होकर कहती है, प्लीज सर हमें भी अपने साथ ले चलिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर प्रिंसिपल कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों हमारे साथ चल सकते हो, मगर रास्ते में सारी बातें डिटेल में बतानी होंगी। अभी चलो, रात होने से पहले निकलना जरूरी है। ये सुनकर आयरिस खुशी से उछल जाती है और रिचर्ड को भी अपने साथ चलने को कहती है, मगर रिचर्ड शांत और सीरियस खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। आयरिस उसे आवाज देती है, मगर फिर भी वो चुप रहता है। कुछ देर बाद रिचर्ड अचानक मुस्कुराकर कहता है, आयरिस तुम्हारा एक्टिंग स्किल कमाल का है, इतनी जल्दी इतनी बड़ी स्टोरी बना ली। मैंने जो कल तुम्हें एक रैंडम स्टोन दिया था, मैं तो उसे भूल ही गया था, मगर तुमने उसे लेकर पूरी कहानी बना दी। आयरिस कहने ही वाली होती है कि ये कोई झूठ नहीं है, मगर तभी रिचर्ड उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो पहले खाना खाते हैं, और उसे बोलने का मौका नहीं देता। सफर के दौरान आयरिस मन ही मन सोचती है, मैंने जो झूठ बोला है वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। जितनी आगे कहानी बढ़ रही है उतनी मैं इसमें फंसती जा रही हूँ। कुछ घंटों बाद ये तीनों कैपिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, रिचर्ड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, बम बम ये देखो, फर्श मार्बल का बना है, कितना ऑसम है। ये देखकर प्रिंसिपल कहते हैं, रिचर्ड इतना उछलो मत, मेरे पीछे चलो। मगर रिचर्ड सुनता ही नहीं और कहता है, बम बम ये देखो, एलिवेटर। फिर आगे बढ़कर बोलता है, ये फ्लोर कितना सॉफ्ट है, जैसे कपड़े से बना हो। प्रिंसिपल फिर डांटते हैं, इधर उधर कूदना बंद करो। फिर रिचर्ड टेबल देखकर खुश होकर कहता है, यहाँ कितना सारा खाना है, क्या मैं खा सकता हूँ? आयरिस मुस्कुराकर कहती है, हाँ, ये हमारे लिए ही रखा है। मगर रिचर्ड तो पहले से ही खाने पर टूट पड़ता है। तभी प्रिंसिपल आकर गंभीर आवाज में कहते हैं, रिचर्ड, आयरिस, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, इसलिए तुम्हें 4 दिन तक इसी मैंशन में रहना होगा। और रिचर्ड, याद रखना, किसी भी हालत में बाहर मत जाना। अगर कोई परेशानी हो तो इस कम्युनिकेशन क्रिस्टल से मुझे कॉल करना। फिर वो आयरिस से कहते हैं, तुमने जिस स्टोन की बात की थी उसे भी मैं जल्द देखूंगा। आयरिस सिर हिलाकर कहती है, ठीक है। प्रिंसिपल आगे कहते हैं, अब अच्छे से डिनर करो और जाकर सो जाओ। दोनों डिनर करने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। रात को प्रिंसिपल चुपचाप मैंशन से निकल जाता है अपने काम के लिए, मगर उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, आयरिस ने कहा था, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। और बिल्कुल यही शब्द उसकी बेटी ने आखिरी बार उससे कहे थे।
प्लीज फादर, मुझे भी अपने साथ कैपिटल ले चलो। यही शब्द याद करके प्रिंसिपल का दिल भर आता है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या इस बार मैंने मना ना करके सही फैसला किया है या फिर मैं किसी खतरे की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आयरिस अपने कमरे में खड़ी होकर अपनी सारी चीजें चेक कर रही होती है। वो खुद से कहती है, कम्युनिकेशन स्टोन मैंने ले लिया, चॉकलेट भी रख ली और मेरा जो सीक्रेट इमरजेंसी पैसा था वो भी मैंने संभाल कर रख लिया है। फिर वो सोचती है कि सीधा कॉलिन फैमिली और बैंक जाना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो टम फैमिली की ज्वेलरी चोरी के मामले में मुझे पकड़ भी लिया जा सकता है। यही सोचकर वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर रिचर्ड को देखती है और उसे उसकी वो बात याद आ जाती है जो उसने कहा था, हम दोनों ही अकेले हैं, अगर मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आया तो तुम्हें मेरी फैमिली बनना पड़ेगा और बम बम तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। ये सोचकर आयरिस खुद से कहती है, ये बस एक अकेला बच्चा है, इसलिए ऐसा भूल गया, इसे फैमिली का मतलब ही ठीक से नहीं पता होगा। फिर बहुत हिम्मत जुटाकर आयरिस बाहर निकलती है और सबसे पहले अपना टेल चेक करती है कि कहीं दिख तो नहीं रहा। उसके बाद वो राहत की सांस लेकर बाहर आ जाती है और मन में सोचती है, मेरा बॉडी भले ही 5 साल की बच्ची जैसा है, मगर अंदर से मैं एक अडल्ट हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कान दे देती है। चलते चलते अचानक उसके पेट से गुर्राने की आवाज आती है। उसे भूख लग चुकी होती है, इसलिए वो पास की एक बेकरी में जाकर ब्रेड और केक खरीदती है और बड़े स्टाइल से बाहर निकलती है। वो खाते हुए बहुत खुश नजर आती है, मगर अंदर ही अंदर रो भी रही होती है, क्योंकि इस छोटे से केक पर ही उसके ज्यादातर पैसे खर्च हो गए थे। कैपिटल होने की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आते हैं। आयरिस इधर उधर देखते हुए एक प्राइवेट कैरेज ढूंढ रही होती है, जिससे वो कॉलिन फैमिली तक जा सके, मगर अब उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। तभी उसे किसी के पेट के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो पास में देखती है तो एक छोटा सा लड़का सड़क के किनारे बैठा होता है। उसके कपड़े पुराने होते हैं और चेहरा थका हुआ लगता है। आयरिस सोचती है, ये लड़का देखने से रिचर्ड की उम्र का लगता है, शायद इसका कोई घर नहीं है और इसे बहुत भूख लगी होगी। ये सोचकर वो अपनी केक के बैग को देखती है, फिर उस लड़के की तरफ बढ़ती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम्हें ये चाहिए? ये स्ट्रॉबेरी जैम केक है, अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं तो मेरे पास ब्लैक टी केक भी है। इतना कहकर वो केक उसके हाथ में देने ही वाली होती है। उसी वक्त वो लड़का अपनी हुडी हटाता है और अपना चेहरा दिखाता है। उसे देखकर आयरिस पूरी तरह हिल जाती है, क्योंकि सामने खड़ा लड़का इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर होता है। ये देखकर उसके दिमाग में तुरंत स्टोरी की सारी बातें घूमने लगती हैं। वो सोचती है, स्टोरी में मेन कैरेक्टर को हमेशा सबसे अलग बताया गया था, जैसे अर्नो की आंखें शहद जैसी सुनहरी हैं और उसके बालों में जैसे अंधेरा और रोशनी दोनों समाये हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी भगवान ने उसे परफेक्ट बनाया हो। और ऐसे ही इस लड़के के अंदर भी एक अलग ही आभा है। आयरिस खुद को एक साइड कैरेक्टर मानती है और सोचती है कि मेरा काम बस चुपचाप अपनी लाइफ जीना है, मुझे कहानी में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मुझे याद नहीं पूरी स्टोरी कैसी थी, मगर इतना पक्का है कि ये एक मेन सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर है। यही सोचकर आयरिस बिना कुछ बोले केक उसके हाथ में थमा देती है और वहां से जल्दी जल्दी भाग जाती है, ताकि किसी भी तरह कहानी में फंसे नहीं और ओरिजिनल स्टोरी खराब ना हो जाए। भागते हुए वो मन ही मन कहती है, मुझे किसी भी चीज में शामिल नहीं होना है, मुझे बस जल्दी से रफनेस में जाकर एक सिंपल लाइफ जीनी है। मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ, मुझे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और तुम जल्दी से सायरन से मिलो, वही तुम्हें बचाएगी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि पीछे से वो लड़का उसे जाते हुए देखता रहता है, फिर अपने हाथ में पकड़े ब्रेड को देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, एम्पायर की लकी देवी आर्मा, लगता है आज सच में कोई मिरेकल हुआ है। इसके बाद सीन बदलकर ड्यूक मैंशन में पहुंचता है, जहां ड्यूक अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा होता है। वो अपने बटलर से पूछता है, क्या अभी तक उसके बारे में कोई खबर मिली? बटलर सिर झुकाकर कहता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ये सुनकर ड्यूक गुस्से में कहता है, उस कमीने अर्नो की वजह से मेरा काम और भी बढ़ गया है। बटलर भी सहमति में कहता है, हाँ, घर के मुखिया की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। ड्यूक थके हुए स्वर में कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? बटलर धीरे से कहता है, मैं समझता हूँ, मगर मैंने पहले ही कहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाकी टम फैमिली के बच्चे भी उसी जैसे बन जाएंगे। ड्यूक कड़वी हंसी के साथ कहता है, तुम्हें पता है पहले मैं मुंह से कम और हाथों से ज्यादा बातें करता था। बटलर शांत स्वर में कहता है, हमें आपकी जिम्मेदारी समझ आती है। कुछ दिनों पहले जो घटना हुई उसके बाद आप फैमिली को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वो आगे कहता है, और प्रिंसेस भी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, उसका डर बहुत बड़ा रहा होगा, और याद रखिए बचपन के घाव कभी जल्दी नहीं भरते। ये सुनकर ड्यूक कुछ देर चुप रहता है और गहरी सांस लेकर आगे सोचने लगता है। हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, हालात ही ऐसे बन चुके थे। जो भी हो, अब इस बात को छोड़ो और ये बताओ अभी वो क्या कर रहा है? ये सुनकर बटलर जवाब देता है, आप लॉर्ड आर्नो की बात कर रहे हैं ना?
उसने कहा है कि वो कहीं बाहर जा रहा है और मार्क्यू के साथ जो मीटिंग थी उसे भी उसने कैंसिल कर दिया और उसके अगले दिन ड्यूक मारी के साथ जो मीटिंग थी उसे भी कैंसिल कर दिया था और फिर ड्यूक डेंसन के साथ वाली मीटिंग भी उसने रद्द कर दी। ये सुनकर ड्यूक हैरान होकर कहता है, क्या मतलब? 3 दिनों तक उसने लगातार मीटिंग कैंसिल की। और गुस्से में वो अपना पेन तोड़ देता है और चिल्लाकर कहता है, वो कमीना आखिर कर क्या रहा है? क्या वो हमारी फैमिली को डुबाने पर तुला हुआ है? इसके बाद सीन बदलकर एक अजीब सी अंधेरी जगह पर जाता है जहां एक बारटेंडर मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या तुम दिन में भी ड्रिंक करने आए हो? और ऐसे ही फालतू की बातें करने लगता है। ये सुनकर प्रिंसिपल चिढ़कर कहता है, बकवास बंद करो और जो मैंने ऑर्डर किया है वो लाओ। इतना कहकर वो उसके सामने पैसों का बैग रख देता है। बैग देखकर बारटेंडर मुस्कुराता है और कहता है, ये काफी है, और फिर बोलता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, ये लो अंडरग्राउंड ऑक्शन का VIP टिकट। और ये ऑक्शन हाउस इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा लोगों को वहां बेचा जाएगा। वो आगे कहता है, वैसे तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों जा रहे हो? प्रिंसिपल शांत आवाज में जवाब देता है, मैं इस बार भी बच्चों को खरीद कर ऑर्फनेज में पहुंचाऊंगा। ये सुनकर बारटेंडर कहता है, तो तुम बच्चों को रेस्क्यू करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है इस बार ऑक्शन हाउस गिल की तरफ से होगा? प्रिंसिपल कहता है, हाँ मुझे पता है। बारटेंडर आगे बोलता है, ब्रैड इतना बड़ा हो चुका है कि खुद एम्परर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। गंभीर होकर कहता है, हाँ मैं कोई बेवकूफी नहीं करने वाला, फिलहाल उन्हें खत्म करने का मेरा इरादा नहीं है। गिल बहुत बड़ा है और उनके लीडर के बारे में भी मैंने बहुत अफवाहें सुनी है। बारटेंडर चेतावनी देता है, फिर भी इस बार बहुत केयरफुल रहना, ये ऑक्शन हाउस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ज्वेलरी, ट्रेजर, आर्टिफैक्ट सब कुछ मिलेगा और सुना है कुछ रेयर बीस्ट को भी पकड़ कर रखा गया है। उनके सींग काट दिए जाते हैं और बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। उसी वक्त पीछे से आर्नो अंदर आता है और वहां मौजूद सारे लोग उसे देखकर खुश होने लगते हैं। कोई कहता है, क्या आपको हमारी जानकारी पसंद आई? अगर चाहें तो और देर रुक सकते हैं। बार के सारे कर्मचारी झुककर कहते हैं, यंग लॉर्ड थैंक यू, और फिर से आने की रिक्वेस्ट करते हैं। कोई तो यहाँ तक कहता है, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? आर्नो गुस्से में बोलता है, हटो मेरे सामने से। प्रिंसिपल ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है। बारटेंडर मजाक में कहता है, क्या देख रहे हो? पहली नजर का प्यार हो गया क्या? प्रिंसिपल झुंझलाकर कहता है, बकवास बंद करो और बताओ ये कौन है? बारटेंडर कहता है, मुझे पक्का नहीं पता, मगर सब लोग इससे डरते हैं। शायद ये पहले इस कसीनो का मालिक रहा होगा। मैंने सुना है कि इसकी बेटी हाल ही में गायब हो गई है और ये अब भी उसे ढूंढ रहा है, और हो सकता है इसमें गिल का हाथ हो क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनके गुंडे लोगों को किडनैप करके ऑक्शन में बेच रहे हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल अचानक खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। बारटेंडर कहता है, इतनी जल्दी जा रहे हो? प्रिंसिपल जवाब देता है, मुझे बहुत काम है। बारटेंडर हंसकर कहता है, तुम हमेशा बिजी रहते हो, कभी टाइम मिले तो वापस आना। मगर प्रिंसिपल के दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। दूसरी तरफ आयरिस मार्केट में घूम रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुककर मुड़ती है और कहती है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो, बाद में मैं तुम्हें बहुत सारी ब्रेड खरीद दूंगी। तभी वो लड़का कहता है, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ? ये सुनकर आयरिस चौंक जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? लड़का कहता है, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या आप मेरी मास्टर बन सकती हो? आयरिस तुरंत मना कर देती है, मगर वो लड़का अचानक घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज मास्टर, मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। ये देखकर आयरिस घबरा जाती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन वो लड़का सिर झुकाए वहीं बैठा रहता है और आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं और माहौल अजीब सा बन जाता है कि ये लड़का ऐसे घुटनों पर क्यों बैठा है? क्या ये किसी नोबल फैमिली की बच्ची है? ये देखकर एक आदमी कहता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, हाँ मैंने पहले भी ऐसे सीन देखे हैं, लगता है इस लड़के ने कोई बड़ी गलती कर दी होगी, इसी डर से ये ऐसे बैठा है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगती है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, लगता है ये किसी अमीर घर की बच्ची है जो अपने नौकर को डांट रही है। ये सब सुनकर आयरिस परेशान हो जाती है और जल्दी से कहती है, ठीक है, अब तुम उठ जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर लड़का खुशी से उछल पड़ता है और बोलता है, क्या आप मुझे अपना मान रही हैं? आयरिस झुंझलाकर कहती है, जो भी हो पहले उठो। ये सुनकर वो खुश होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। इसके बाद दोनों साथ चलने लगते हैं, मगर वो लड़का हर वक्त मास्टर मास्टर कहता रहता है। मास्टर हम इधर जा रहे हैं, मास्टर उधर चलें क्या? ये सुनकर आयरिस परेशान होकर कहती है, मुझे मास्टर कहना बंद करो, मैं तुमसे छोटी हूँ और मैं खुद एक भिखारी हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वो लड़का चुपचाप उसकी बातें सुनता है, फिर कहता है, ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। ये सुनकर आयरिस मन ही मन सोचती है, क्या ये लड़का पागल है? फिर आयरिस एक कैरेज ओनर के पास जाती है और पूछती है, क्या आप मुझे कॉलिन फैमिली तक ले चलेंगे और वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और किराया कितना होगा? कैरेज ओनर उसे देखकर पूछता है, बच्ची तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आयरिस जवाब देती है, मैं अभी अकेली हूँ। वो आदमी कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम सिर्फ 5 साल की हो, तुम अकेले कैसे जाओगी? तभी एक लेडी आकर उससे कुछ पूछती है और कैरेज ओनर उसका काम करने लगता है। फिर आयरिस से कहता है, बच्ची पहले अपने पेरेंट्स के पास जाओ, अगर कहीं जाना है तो किसी बड़े को साथ लाओ। और इतना कहकर वो चला जाता है। पीछे से आयरिस बोलती है, मगर आपने तो पहले कहा था। तभी वो लड़का आकर कहता है,
है, मास्टर मुझे पता है कैसे कॉलिन फैमिली तक जाना है, मेरे साथ चलिए। आयरिस कहती है, नहीं शुक्रिया, कैरेट से जाना ज्यादा जल्दी होगा। ये सुनकर वो लड़का फिर से घुटनों पर बैठ जाता है। ये देखकर आयरिस गुस्से में कहती है, ठीक है, जो तुम कहो। कुछ देर बाद दोनों कॉलिन फैमिली के घर पहुंच जाते हैं। लड़का कहता है, ये रहा मास्टर, कॉलिन फैमिली का घर जिसे आप ढूंढ रही थी। आयरिस हैरान होकर कहती है, इतना पास था, हम बस एक गली से होकर आए और मेन रोड के पास ही था। लड़का कहता है, आप अंदर जाइए मास्टर, मैं बाहर इंतजार करूंगा, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना। आयरिस कहती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। ये सुनकर वो लड़का कुत्ते की तरह 2 बार भौंक देता है। आयरिस परेशान होकर कहती है, अभी तुमने क्या किया? वो बोलता है, मैं अपने मास्टर का वफादार कुत्ता हूँ, इसलिए ऐसे जवाब दे रहा हूँ। आयरिस सोचती है, ये भी बाकी लोगों की तरह अजीब है, मगर ये अच्छा लड़का है, अगर ऐसे ही रहा तो ये दुनिया इसे कुचल देगी, इसलिए शायद मुझे ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर आयरिस गेट पर जाकर कहती है, मैंने सुना है ड्यूक कॉलिन अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, मैं उसकी दोस्त हूँ और मुझे पता है वो कहाँ है, इसलिए मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड आपस में देखते हैं और धीरे से बात करते हैं। देख रहे हो पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं, अब एक छोटी बच्ची को भेजा है। दूसरा गार्ड कहता है, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें लॉर्ड कॉलिन को बताना होगा। वो अंदर चला जाता है और दूसरा गार्ड आयरिस से कहता है, हमें पहले परमिशन लेनी होगी, तभी आप अंदर जा सकती हैं। आयरिस मन में सोचती है, अच्छा हुआ इन्होंने मेरी बात सुनी, वरना मुझे लगा था ये मुझे भगा देंगे। फिर वो सोचती है, पता नहीं रिचर्ड क्या कर रहा होगा, क्या उसने मेरा लेटर पढ़ा होगा। उधर दूसरी तरफ रिचर्ड अपना लेटर पढ़कर गुस्से में अपने कमरे की सारी चीजें तोड़ देता है और चिल्लाता है, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी फैमिली हो, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? गुस्से में वो अपनी मैजिक से पूरा कमरा जमा देता है। उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, मगर वो परवाह नहीं करता और चिल्लाता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे साथ ही रहोगी। इसके बाद अगला चैप्टर हमें रिचर्ड के बचपन में ले जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे गोद में लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, क्या आपने इसके लिए कोई नाम सोचा है? ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, रिचर्ड नाम कैसा रहेगा, और इसी नाम के साथ मेरी ये उम्मीद है कि ये बड़ा होकर एक मजबूत और खुशहाल इंसान बने। ये सुनकर रिचर्ड की माँ खुश होकर कहती है, रिचर्ड बहुत सुंदर नाम है। फिर उसके पिता कहते हैं, मैं इसे दुनिया का सबसे खुश बच्चा बनाऊंगा, इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, मैं इसे बहुत प्यार से बड़ा करूंगा। लेकिन उसी वक्त कमरे के बाहर एक मेड चुपचाप ये सब सुन रही होती है और मन ही मन सोचती है, अंदर कितनी बेकार बातें चल रही हैं। ये अपने बच्चे को खुश रखने की बात कर रहा है, जबकि इसकी वजह से हमारा क्लान बर्बाद हो गया है, और तुम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हो, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसी नफरत में एक दिन वही मेड रिचर्ड को चुपचाप उठाकर ले जाती है और एक पायरेट को सौंप देती है और कहती है, इसे संभाल कर रखना, ये आयस मेस का बेटा है। ये सुनकर पायरेट हंसते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा, मगर तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मेड ठंडी आवाज में कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और इसी तरह रिचर्ड को स्लेव मार्केट में बेच दिया जाता है। ये सारी बातें आयस अपने दिमाग में जोड़ रही होती है, तभी एक गार्ड आकर उसे बुलाता है और कहता है, लॉर्ड कॉलिन बहुत बिजी हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी अपनी बात खत्म करनी होगी, और अगर तुम्हारा झूठ बोलने का इरादा है तो अभी बता दो, क्योंकि ड्यूक कॉलिन को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद अगला सीन ड्यूक कॉलिन के कमरे में जाता है, जहां आयस अंदर जाती है और ड्यूक कॉलिन गंभीर आवाज में कहता है, मैंने सुना है तुमने कहा कि तुम मेरे बेटे की दोस्त हो, इसलिए तुम्हें जो भी पता है मुझे सब बताओ। ड्यूक कॉलिन को देखकर आयस कुछ सेकंड के लिए जम जाती है और मन में सोचती है, जैसा ओरिजिनल स्टोरी में लिखा था, इसका चेहरा किसी बर्फ के देवता जैसा है, ठंडा, शांत और बेहद खूबसूरत, इसलिए मैं नजरें हटा ही नहीं पा रही। तभी ड्यूक कॉलिन अपना चश्मा उतारकर कहता है, क्या तुम कुछ बोलोगी? ये सुनकर आयस घबरा जाती है और सोचती है, मैं रिचर्ड के बारे में कैसे बताऊं? ड्यूक कॉलिन धीरे से कहता है, तुम कुछ भी बता सकती हो, जैसे वो दिखने में कैसा है या उसकी कोई आदत जो तुम्हें पता हो। ये सुनकर आयस और डर जाती है और सोचती है, अगर मैंने झूठ बोला तो ये मुझे अभी मार देगा। हिम्मत करके वो कहती है, उसका नाम रिचर्ड है, उसके बाल लंबे हैं और जैसे जैसे नीचे आते हैं उनका रंग हल्का होता जाता है। फिर वो सोचती है, मैं ऐसा क्या बताऊं जिससे ये साबित हो जाए कि वही इसका असली बेटा है। फिर उसे याद आता है और वो कहती है, हाँ, वो हमेशा अपने कान में एक ईयरिंग पहनता है जो सफेद रंग का है और लंबा स्क्वायर शेप का होता है। ये सुनकर कॉलिन थोड़ा चौंक जाता है और एक बॉक्स खोलकर वैसा ही ईयरिंग निकालता है और पूछता है, क्या तुम इसी की बात कर रही हो? आयस सिर हिलाकर हाँ कहती है और आगे जोड़ती है, कभी कभी वो आइस मैजिक भी इस्तेमाल करता है जिससे सब कुछ जमा देता है। ये सुनकर कॉलिन कुछ देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, ये बच्चा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, फिर हम आगे बात करेंगे। आयस जल्दी से कहती है, अभी हम नहीं जा सकते, अभी सही समय नहीं है, क्योंकि मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है। कॉलिन गंभीर होकर कहता है, जो भी परेशानी हो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं खुद संभाल लूंगा। आयस कहती है, मैंने अभी तक रिचर्ड को उसके परिवार के बारे में नहीं बताया है, इसलिए पहले मुझे उसे समझाना होगा। क्या आप तब तक इंतजार कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि कल मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। कॉलिन कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मगर मेरा एक सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि रिचर्ड ही मेरा बेटा है? ये सुनकर आयस अंदर ही अंदर रोने लगती है और सोचती है, एक मुसीबत से निकली नहीं कि दूसरी आ गई। फिर वो सोचकर कहती है, ये मेरा पहली बार कैपिटल आना था, तो मैं घूम रही थी, तभी मुझे ये पोस्टर मिला और उसे देखकर मुझे लगा ये तो मेरे दोस्त जैसा है, और फिर मैंने देखा कि वो आपके जैसा भी दिखता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये सब बोलने के बाद आयस सोचती है, ये सब झूठ है, मैंने
मैंने वही बोल दिया जो ओरिजिनल स्टोरी में लिखा था, जहां सायरन को पहली बार पोस्टर मिला था। मगर कॉलिन अब भी उसे शक की नजर से देख रहा होता है और ये देखकर आयस और ज्यादा डर जाती है। और आयरस मन ही मन सोचती है, मैंने इतना भी झूठ नहीं बोला है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ आप दोनों को मिलाना चाहती हूँ। इसके बाद कॉलिन शांत आवाज में कहता है, मैं समझ गया, तुम बस टेलीग्राम से अपना पता भेज देना, मैं कल सुबह गाड़ी भेज दूंगा ताकि तुम दोनों को यहाँ लाया जा सके। और यहाँ आने के लिए धन्यवाद, अगर चाहो तो तुम मेरा कैरेज भी इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनकर आयरस जल्दी से कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे लेने मेरा एक दोस्त आएगा। जैसे ही वो बाहर निकलती है, दूसरा मेन कैरेक्टर मास्टर मास्टर चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है, मास्टर आपका काम ठीक से हो गया क्या? आयरस मुस्कुराकर कहती है, हाँ तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो पाया और मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना देर तक इंतजार करोगे। लड़का गर्व से कहता है, एक अच्छा पपी हमेशा अपने मास्टर का इंतजार करता है। तभी आयरस अपना पैसों का बैग खोलती है और उसमें से एक नीला क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो घबरा जाती है, मगर वो लड़का तुरंत झुककर उसे उठा लेता है। आयरस राहत की सांस लेकर कहती है, शुक्र है तुमने जल्दी उठा लिया, वरना कुछ गलत हो सकता था। तभी वो लड़का कहता है, कितना अजीब संयोग है मास्टर, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही एक क्रिस्टल है। और वो अपनी जेब से 2 क्रिस्टल निकालता है जो बिल्कुल आर्नो के क्रिस्टल जैसे होते हैं। ये देखकर आयरस चौंक जाती है और मन ही मन समझ जाती है कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टोन पूरी दुनिया में बहुत ही कम हैं और हर एक किसी खास इंसान के पास ही होता है। उसे याद आता है कि आर्नो के पास 3 क्रिस्टल थे, रिचर्ड के पास 1 है और अब इस लड़के के पास 2 हैं, यानी कुल मिलाकर 6 में से 4 सामने आ चुके हैं और बाकी अभी भी अनजान है। और स्टोरी के हिसाब से 2 क्रिस्टल भविष्य के ग्रैंड प्रीस्ट के पास होते हैं। इसका मतलब यही लड़का आगे चलकर फ्यूचर का मशहूर ग्रैंड प्रीस्ट बनने वाला है। और ये क्रिस्टल कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ड्रैगन के टूटे हुए हिस्से हैं, जिन्हें टम फैमिली ने अलग अलग लोगों में बांट दिया था। वो लड़का मासूमियत से कहता है, मास्टर ये क्रिस्टल आपके वाले जैसे ही हैं, अगर आपको पसंद है तो मैं आपको दे दूं, मैं ये आपके लिए रखना चाहता हूँ। आयरस अपने ख्यालों से बाहर आती है और लगभग उसे हाई प्रीस्ट कहने ही वाली होती है, मगर खुद को रोक लेती है और जल्दी से कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम इन्हें अपने पास ही रखो। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा उदास हो जाता है, मगर आयरस मन में सोचती है, मैं रास्ते में एक रैंडम बच्चे से मिली और वो फ्यूचर का ग्रैंड प्रीस्ट निकला, अगर मैंने इसके क्रिस्टल ले लिए तो आगे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। उसे याद आता है कि आगे चलकर इस लड़के को एक लालची प्रीस्ट से लड़ना होगा और बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तभी वो लड़का कहता है, मास्टर मैं आपके लिए एक यूजफुल कुत्ता बनना चाहता हूँ। ये सुनकर आयरस सोचती है, ये लड़का आगे बहुत स्ट्रगल करेगा, ये इतना सेंसिटिव है कि अगर मैंने थोड़ा डांटा तो ये रो पड़ेगा। और सच में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मास्टर मैं इतना बेकार हूँ, मुझे माफ कर दो। ये देखकर आयरस तुरंत कहती है, अरे नहीं, अगर सच में तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनकर वो लड़का खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, थैंक यू मास्टर, मैं आपका वफादार पपी बनकर रहूंगा। आयरस हंसकर कहती है, ठीक है, मगर जहां मैं रहती हूँ वहां मेरा एक दोस्त भी रहता है, क्या तुम्हें उससे कोई परेशानी होगी? लड़का तुरंत जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। आयरस उसे समझाती है, मैं अंदर जाकर अपने दोस्त से बात करूंगी, तुम यहीं बैठकर इंतजार करना, कहीं मत जाना। लड़का तुरंत कहता है, जैसा आप कहें मास्टर, और वहीं बैठ जाता है। आयरस हंसकर कहती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त घुटनों पर बैठे रहो, आराम से बैठो। फिर वो कमरे के अंदर जाने से पहले फिर से कहती है, तुम यहीं रहना, और वो फिर हाँ में सिर हिलाता है। आयरस थोड़ा शांत होकर अंदर जाती है। कमरे के अंदर अंधेरा होता है और सब कुछ बिखरा हुआ रहता है। वो धीरे से कहती है, रिचर्ड तुम कहाँ हो? मगर कोई जवाब नहीं आता। वो फिर बोलती है, रिचर्ड अगर तुम अंदर हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो ऐसे बिना बताए जाने के लिए, मगर जब मैं लौटी हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, क्या तुम्हें पसंद आएगा? वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तभी उसका पैर टूटे हुए सामान पर पड़ता है और वो घबरा जाती है। तभी अंधेरे में से रिचर्ड की आवाज आती है, तुमने लेटर में लिखा था कि तुम मेरे परिवार को ढूंढने जा रही हो, क्या तुम्हें वो मिले? ये सुनकर आयरस तुरंत कहती है, हाँ मैं तुम्हारे फादर से मिलकर आई हूँ, उन्होंने कहा है कि वो कल तुम्हें लेने आएंगे। और तुम यकीन नहीं करोगी उन्हें देखकर मैं कितना सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि तुम दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हो और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम अपने फादर को देखोगे तो तुम भी उतना ही सरप्राइज हो जाओगे जितनी मैं हुई थी। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है रिचर्ड? क्या कल हम दोनों साथ चलेंगे? इतना कहकर आयरस आगे बढ़ती है और धीरे से रिचर्ड का हाथ पकड़ लेती है। रिचर्ड मुड़कर उसकी तरफ देखता है, उसका चेहरा बहुत उदास होता है, उसकी आंखें लाल होती हैं जैसे वो बहुत देर से रो रहा हो। वो कांपती आवाज में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया बम बम? तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चली गई? फिर वो और टूटकर बोलता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों फैमिली हैं और हमेशा साथ रहेंगे, मगर तुमने झूठ बोला, तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे मेरे माता पिता ने किया था। मैं शुरू से तुम्हारे साथ ईमानदार था, मगर तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो रोते हुए कहता है, क्या तुम भी मुझे छोड़ने वाली हो? क्या मैं इतना बेकार हूँ कि हर कोई मुझे छोड़ देता है? ये सब सुनकर आयरिस का दिल भर आता है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे लगा था ये सब बच्चों की बातें हैं, कुछ दिनों में भूल जाएगा, वैसे भी ये सिर्फ अकेला बच्चा है, इसलिए मैं हर बात पर हाँ कह देती थी, मगर अब समझ आ रहा है कि ये कितना अकेला है। वो नीचे
नीचे बैठ जाती है और रिचर्ड के सामने बैठकर धीरे से कहती है, अगर हम एक बार फैमिली बन गए तो हमेशा फैमिली ही रहते हैं। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला और मैंने तुम्हें छोड़ा भी नहीं। वो आगे कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम बस बचपन में खो गए थे और वो लोग पिछले 10 सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हर दिन इस उम्मीद में जी रहे हैं कि तुम कहीं जिंदा हो और एक दिन वापस आओगे। ये सुनकर रिचर्ड कांपते हाथों से अपनी बचपन की तस्वीर को देखता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। आयरिस फिर कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और कल हम तुम्हारी दूसरी फैमिली से मिलने जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज? रिचर्ड धीरे से कहता है, ठीक है, मगर मुझे डर लग रहा है कि तुम फिर झूठ बोलोगी और मुझे छोड़ दोगी। ये सब मुझे सपने जैसा लग रहा है, शायद मैं अभी भी सो रहा हूँ। उधर दूसरी तरफ कॉलिन फैमिली में मैजिक क्रिस्टल से कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मास्टर कॉलिन, हमने मैजिक टूल से चेक किया है, लड़की की सारी बातें सच लग रही हैं और इस लड़के के आपके बेटे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्या हम उन्हें पकड़कर यहाँ ले आएं? कॉलिन गंभीर होकर कहता है, नहीं, जैसा हमने वादा किया है वैसा ही करेंगे, अभी सिर्फ नजर रखो। फिर वो रिचर्ड की तस्वीर देखकर धीरे से कहता है, मेरे बेटे रिचर्ड, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? वापस कमरे में रिचर्ड इस बार बम बम नहीं कहता बल्कि धीरे से पूछता है, आयरिस, क्या सच में हम दोनों अभी भी फैमिली हैं? आयरिस बिना सोचे कहती है, कोई कुछ भी कहे रिचर्ड, हम फैमिली हैं और हमेशा रहेंगे। ये सुनकर रिचर्ड अपने आंसू पोंछता है और कहता है, अगर वो लोग मेरा असली परिवार हैं तो तुम भी मेरे साथ रहोगी ना? आयरिस बहाना बनाकर कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है। रिचर्ड तुरंत पूछता है, क्या वो काम मुझसे ज्यादा जरूरी है, अपनी फैमिली से भी ज्यादा? ये बात आयरिस के दिल पर लगती है और वो चुप हो जाती है। रिचर्ड उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज रुक जाओ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हम भाई बहन बनकर रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तुम मुझे फिर छोड़ दोगी? आयरिस कहती है, नहीं, भले ही हम साथ ना रहें मगर हम हमेशा साथ रहेंगे। मगर रिचर्ड जिद करके कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, मैं अकेला नहीं रह सकता। आयरिस उसे समझाने ही वाली होती है कि तभी दरवाजा खुलता है और दूसरा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है। वो घबराकर कहता है, मास्टर, मुझे माफ करना, मैंने बाहर रुकने का वादा किया था मगर अंदर से आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गया और देखने आ गया कि आप ठीक हैं या नहीं। वो आयरिस को परेशान देखकर तुरंत उसके पास दौड़ता है और उसे सहारा देते हुए कहता है, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? इस लड़के ने आपको कुछ किया तो नहीं? आयरिस जल्दी से कहती है, नहीं, हम बस बात कर रहे थे। मगर वो लड़का कहता है, मास्टर, आप बहुत डरी हुई लग रही हैं, चलिए बाहर चलते हैं। आयरिस कहती है, रुको, पहले मुझे समझाने दो। उसी वक्त रिचर्ड उसका हाथ नहीं छोड़ता और गुस्से में कहता है, मैंने पूछा था तुम कौन हो और क्या तुम इसे छोड़ोगे नहीं? दूसरा लड़का जवाब देता है, मैं कभी अपने मास्टर को नहीं छोड़ूंगा और तुम होते कौन हो इसे डराने वाले? रिचर्ड भी गुस्से में कहता है, तुम हमारे कमरे में घुस आए और अब मुझे ही गलत कह रहे हो। और इसी टेंशन के साथ सीन यही खत्म हो